So next topic is थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स, बार बार नाम में क्या आ रहा है? आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो वी हैव टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने आपके सामने रखी। वन इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सेकंड वन इज द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 1905 SRT and 1915 is related with GRT. SRT and GRT. SRT सभी चीजों के बारे में बात करती है। SRT टॉक अबाउट एनर्जी, SRT टॉक अबाउट मैटर, और SRT से ही आपको एक फेमस फॉर्मूला भी देखने को मिलता है, E इक्वल टू mc²। एनर्जी मास कन्वर्जन, मैटर इज एनर्जी, एनर्जी ऑल्सो कन्वर्ट इनटू द मैटर, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं फ्रॉम SRT। SRT ने ही हमें किसके बारे में बताया? लाइट की स्पीड के बारे में बताया। बहुत कुछ दिया SRT ने अदर देन ग्रेविटी। ग्रेविटी को अगर आपने हटा दिया तो आप चले जाते हो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ। व्हेन यू टॉक मोर अबाउट एनर्जी, टॉक मोर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट, मैटर, एटम्स, न्यूक्लियस, तो आप SRT की बात कर रहे हो। और जब आप बिगर फिनोमिना की बात करते हो, यूनिवर्स, ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स, यू आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन द स्पेस टाइम और ग्रेविटी, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट 1905 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका एडवांस वर्जन ही है कि जो SRT में वो तो सब कुछ है ही, उसमें ग्रेविटी को और जोड़ दीजिए, देन एज अ रिजल्टेंट यू हैव अ जनरल थ्योरी। अब हर चीज पे ये एप्लीकेबल हो जाएगी, पूरे यूनिवर्स पे एप्लीकेबल हो जाएगी, एंड वी हैव जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915-16 तक ये आ चुकी थी और इसने कई सारे कॉन्सेप्ट हमें दिए। जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है वो क्या निकल के आया GRT का? रिलेटेड टू ग्रेविटी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ग्रेविटी के बारे में उन्होंने क्या बताया। ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, वेयर एज ग्रेविटी इज द रिजल्टेंट ऑफ समथिंग, और वो रिजल्टेंट किसका है? दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ वार्पिंग ऑफ स्पेस टाइम। वार्पिंग, एग्जामिनर ने जब आपसे क्वेश्चन पूछा था तो वार्पिंग लिख दिया था, अगली बार पूछे तो हो सकता है कर्वेचर इन द स्पेस टाइम, बेंडिंग इन द स्पेस टाइम, ठीक है, इस तरीके से भी डिस्टर्बेंस इन द स्पेस टाइम। सो ग्रेविटी इज नथिंग, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द स्पेस टाइम, warping in the space time, bending in the space time, or curvature in the space time, and that is happening because of the energy and mass of a celestial body. जितना हैवी मास होगा सेलेस्टियल बॉडी का उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, केवल इन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए क्या है ये। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, रिलेटिव वेलोसिटी टाइम डायलेशन। What is the meaning of time dilation? टाइम डायलेट कर गया, फैल गया, स्प्रेड हो गया, स्लो हो गया। मतलब कहना यह है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम डायलेशन, इसका मतलब आप बातचीत कर रहे हो टाइम स्लो चल रहा है थोड़ा सा कंपैरेटिवली। ये दो रीजन की वजह से हो सकता है, वन इज ग्रेविटी, सेकंड वन इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अभी डिटेल में डिस्कस करने का टाइम नहीं है, जिसको पूछना है समझना है वो क्लास के अलग पूछ सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें चली जाएगी समझाने में, स्पेस टाइम का स्ट्रेच होना, स्क्वीज होना, वो सारी चीज समझ ये लीजिए। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी को देखा हो, इंटरस्टेलर मूवी के अंदर जो क्रू मेंबर्स हैं वो एक प्लेनेट पर जाते हैं, और वो प्लेनेट का जो ग्रेविटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। वहां पे वेव्स नहीं बनती जैसे अर्थ पर बनती हैं। अर्थ के ओशियंस में क्या बनती है? अच्छी खासी वेव्स बनती है, लेकिन वहां के ओशियंस में वेव ही नहीं बन रही। इसका मतलब वेव नहीं बन रही, इसका मतलब उस प्लेनेट की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। वेव बनने के लिए उठना भी तो पड़ेगा वेव को, वो उठने नहीं दे रहा है, वेव्स वहीं रह जा रही है, छोटी वेव्स बन रही हैं। वहां पर उन्हें जाना था और एक क्रू मेंबर को वापस लेके आना था। वो जाने और आने में उन्हें जो आइडिया लगा, उनके माइंड में जो आइडिया था वो ये था कि उन्हें 1 आवर के आसपास लगा है। लेकिन जब वो वापस लौट के आते हैं स्पेसशिप में और उससे बात करते हैं कि कितना टाइम वेट किया, बोलता है वेटेड फॉर 28 ईयर्स। मतलब उनके लिए टाइम डायलेट कर गया था, वहां जाके टाइम डायलेट कर गया बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। इसका मतलब ये है, बस इतना सा समझ लीजिए, व्हेनेवर अ सेलेस्टियल बॉडी हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, टाइम डायलेट कर जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। टाइम डायलेट करने का मतलब स्पेस टाइम इतना स्ट्रेच हो जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। मान लीजिए ये स्पेस टाइम था, ये था पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कुछ टाइम लग रहा है आपको, ये स्पेस टाइम है पूरा का पूरा। बिकॉज ऑफ द टाइम यू आर एबल टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड बिकॉज ऑफ द स्पेस वी हैव टाइम। देखा जाए दोनों इंटर रिलेटेड है। अब ये स्ट्रेच हो गया बहुत ज्यादा, स्ट्रेच दोनों चीज हुई है साथ में।
स्पेस एज वेल एज टाइम। यानी दो अगर रेफरेंस हैं, ये स्पेस टाइम पॉइंट ए पॉइंट बी, इनको यहां से जाने में टाइम लगा, लेकिन यही स्पेस टाइम स्ट्रेच हो गया पॉइंट ए पॉइंट बी, यहां का जो टाइम है वो भी तो स्ट्रेच हो गया, टाइम डायलेट। और स्पेस को बेंड कौन करता है, स्ट्रेच कौन करता है, ग्रेविटी। इसका मतलब इफ अ सेलेस्टियल बॉडी हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट मींस उसके आसपास क्या हो जाएगा, टाइम इज गोइंग टू बी डायलेट। इसको 1 सेकंड 2 सेकंड के रेस्पेक्ट में मत देखना, बस इस रेस्पेक्ट में देखना, ये है आपका टाइम स्पेस, वो सब कुछ स्ट्रेच हो जाएगा। इसका मतलब सन के आसपास स्पेस टाइम स्ट्रेच ज्यादा है, वहां डायलेशन मिलेगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है कि अगर आप जुपिटर के आसपास हैं और अर्थ के आसपास हैं और 100 ईयर तक रहते हैं, तो वो डायलेशन लगभग 1 सेकंड के आसपास का गैप दे देगा, बस इतना सही फर्क दिखता है। पर जब हम बात करते हैं ब्लैक होल्स की, ब्लैक होल्स के आसपास जाके देखिए कितना डायलेशन होता होगा, टाइम का भी और स्पेस का भी। हाँ, मूवी तो थोड़ा सा फिक्शन है, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिया जा रहा है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत बड़े प्लेनेट पे भी जाओगे और कई साल गुजार दोगे, तब जाके कुछ सेकंड का मार्जिन देखने को मिलेगा, बाकी नहीं। अब आते हैं इस पर दूसरा, रिलेटिव वेलोसिटी टाइम डायलेशन। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने दिया। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है, देखिए जहां कहीं पे भी ग्रेविटी आएगी, ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट किससे आएगा, जीटीआर। ये जो कॉन्सेप्ट दिया है, जब भी वेलोसिटी स्पीड की बात होगी, ये किसने दिया होगा, एसटीआर। एसटीआर ने भी कॉन्सेप्ट दिया रिलेटेड टू टाइम डायलेशन। वो ये बोलती है इफ यू हैव, देखिए जब कभी भी रिलेटिव वर्ड आएगा वेलोसिटी के सामने, तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ लाइट। इफ समथिंग विच हैव स्पीड ऑफ लाइट, उसके लिए टाइम क्या कर जाएगा, डायलेट कर जाएगा, स्लो चलेगा। हाइपोथेटिकली ऐसा माना जा सकता है इफ यू हैव अ स्पेसक्राफ्ट जिसकी स्पीड है इक्विवेलेंट टू लाइट स्पीड, इसका मतलब आप बड़े इजीली मूव कर सकते हो अक्रॉस गैलेक्सीज, आपके लिए टाइम डायलेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो बस दो कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो क्या बोलना है, यस टाइम डायलेट, टाइम स्लो मूव करता है बिकॉज ऑफ टू कंडीशंस। पहला ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी स्लो टाइम, स्मॉल ग्रेविटी फास्टर टाइम। सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी, if velocity is equivalent to the speed of light, time is going to be dilate. One is given by GTR, second one is given by STR. ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इस तरीके का सिनारियो देखने को मिल रहा है। ये हुआ क्या, टाइम ग्रेविटी की वजह से बेंडिंग आया, बेंडिंग की वजह से उसमें प्लैनेट्स वगैरह मूव कर पा रहे हैं, और प्लैनेट्स के आसपास जो बेंडिंग है उसमें उनके रेस्पेक्टिव सैटेलाइट्स मूव कर पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का। अब मैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर जा रहा हूं, इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ। ऑब्जर्वर, सोर्स, जैसे रिफ्रैक्शन में होता था, बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट, हमारी आईज थी उस लाइट रेज को सीधा कर देती हैं, सीधा करने के बाद सोर्स की रेस्पेक्टिव पोजीशन को करती है, वैसा यहां पे देखने को मिला। वी हैव अ टेलीस्कोप, जैसे हमारी आईज है, आईज भी तो टेलीस्कोप ही है ना, और ये मोस्ट सेंसिटिव है विजुअल लाइट के लिए, ऐसे यहां पे भी आपकी कोई टेलीस्कोप हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हबल, ये हबल का ही डायग्राम है। हबल टेलीस्कोप भी किसको मेजर करती है, मेनली विजुअल लाइट। तो विजुअल लाइट अगर जो आ रही थी, लेकिन वो आने की वजह से आपको क्या देखने को मिला, इस तरीके की कंडीशंस देखने को मिल रही है। ये सब हो क्यों रहा है, बीच में आ गया कोई सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी ने क्या करा, बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम कर दी, और बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग लाइट रेज रीडायरेक्टेड इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, रिडायरेक्शन कर दिया ना, तो इसका मतलब इन यहां पर हुआ क्या, स्पेस टाइम ने क्या इफेक्ट दिया है, लेंस वाला। लेंस यही तो करता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज और स्प्रेड द लाइट रेज। तो इसका मतलब ग्रेविटी और बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम कुड आल्सो बिहेव लाइक अ लेंस, एंड दैट फिनोमिनन इज नोन एज द ग्रेविटेशनल लेंसिंग। हो क्यों रहा है, वही कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ द स्पेस टाइम बेंडिंग। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इस यूनिवर्स में आपको जहां भी जो स्टार सिस्टम दिख रहे हैं, जो चीजें हैं, उनके बीच में, आपके और उनके बीच में अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, तो उनकी वो रेस्पेक्टिव पोजीशन नहीं है, और अगर आपके और उनके बीच में कोई हैवी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर उनकी वही रेस्पेक्टिव पोजीशनिंग है। फिर आपको ट्विंकलिंग देखने को मिलेगी उनकी, ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। और ये देखा जाए तो रिफ्रैक्शन का ही एक टाइप है, लेकिन बहुत पावरफुल रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ मीडियम की वजह से नहीं हुआ है, यहां हुआ है स्पेस टाइम में बेंडिंग की वजह से। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एग्जामिनर बस इतना ही पूछेगा प्री में, ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज एसोसिएटेड विद बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, लाइट रेज आर गोइंग टू बेंड बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर।
एज ए रिजल्टेंट सोर्स डिफरेंट लोकेशन पर देखने को मिलता है ऑब्जर्वर को। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। तो एग्जामिनर ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत क्वेश्चन आए हैं, केवल कुछ ही क्वेश्चन मैंने यहां पर रखे हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मॉड्यूल्स में भी है और पहले भी कर चुके हैं आप। एक क्वेश्चन आपसे पूछा 2018 में, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, होगी कि नहीं होगी लाइट ग्रेविटी से? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही तो देख रहे हैं हम, लेंसिंग। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, बिल्कुल। मैटर वार्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, बिल्कुल। फिर आपसे पूछा विच ऑफ द अबव आर द प्रेडिक्शन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस्ड इन मीडिया। मीडिया में बातचीत चल रही है, वैसे देखा जाए इसके अंदर तो सारी चीजें अल्बर्ट आइंस्टीन ने करी हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या क्या चीजें बोली हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है कि इफ वन यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग तो उसका जो मल्टीवर्स होगा दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। ये दोनों चीज उन्होंने अकॉर्डिंग टू व्हाइट होल एंड ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया, ये वो बात कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट ही डिस्कस्ड इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो भी कर चुके हैं। स्पेस टाइम की बेंडिंग का कॉन्सेप्ट ही डिस्कस्ड इन द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या क्या बातें करी उन्होंने? एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूनिवर्स, इसके अलावा बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम, इसके अलावा ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इसके अलावा ग्रेविटेशनल वेव्स, इसके अलावा ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। मेनली ये 6 चीजें जो आपको न्यूज़ में देखने को मिलती है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूनिवर्स, बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ग्रेविटेशनल वेव्स एंड ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कुल मिला के आगे से बस ऐसा याद रखना, ये भी रटने की जरूरत क्या है, जहां जहां पर स्पेस टाइम में चेंजेस आ रहे हैं वो किसी भी रीजन की वजह से, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जीटीआर। दूसरा वाला आपसे पूछा इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, सब किसका? ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेंगे इन सारे रीजन से। हालांकि सिंपल तो पहले बनते थे, अब जो लास्ट ईयर जिस स्केल पर वो जा रहे हैं एस्ट्रोफिजिक्स, देखिए अब आगे ऐसे ही होगा। आज से 10 साल पहले एस्ट्रोफिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स की ज्यादा बातें नहीं आती थी न्यूज़पेपर में, लेकिन अगर आप रेगुलर अखबार पढ़ते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं पढ़ते ही होंगे रेगुलर, ठीक है, आधा घंटा तो देख ही लेते होंगे रेगुलर। आधा घंटा देखना बड़ा जरूरी है, आधे घंटे ही, मैं 1 घंटे 5 घंटे की नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहे उस पर थीसिस लिखनी है अखबार पे। कई लोग अखबार लेके बैठ जाते हैं, पेन पेंसिल लेके बैठ जाते हैं, प्रॉपर फोल्ड कर करके, अंडरलाइन कर करके पूरा दिन अखबार में निकाल देते हैं। क्या करना है? रिसर्च थोड़ी करनी है अखबार की। यूपीएससी का सिलेबस माइंड में रखो, पीवाईक्यू माइंड में होने चाहिए, मेंस और प्री के। सबसे पहले सिलेबस याद होना चाहिए, पीवाईक्यू माइंड में रहने चाहिए, पेपर हाथ में होना चाहिए। आधे घंटे में आपको पता लग जाएगा क्या चीज काम की और क्या नहीं। आधी से ज्यादा बात तो पॉलिटिक्स की होती है, इग्नोर करिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। बची कुछ ही जो न्यूज रह जाती है, अगर पेपर में ध्यान से देखो, 3 चीजों की न्यूज होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, और प्लस आईआर। 4 ही चीज होती है मेनली, इकोनॉमी एंड आईआर। पॉलिटी पर पॉलिटिक्स में से ही बन जाएगा। लड़ाई चल रही है गवर्नर की और सीएम की, पॉलिटिक्स है, उसमें से पॉलिटी का कॉन्सेप्ट आपको निकाल लेना है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट आने ही आने हैं बीच बीच में। साइंस टेक ऑलमोस्ट हर दिन मिलेगा। इकोनॉमी का एक पेज डेडिकेटेड है, साइंस टेक का एक पेज डेडिकेटेड है, उसमें से भी इकोनॉमी का पूरा नहीं पढ़ना है। हर चीज को थोड़ी पढ़ोगे, शेयर्स में कम ज्यादा जो रहा है, उसमें भी देखा जाए काम की बात एक मिलेगी या कई बार ना मिले। सेम विद साइंस टेक, वो जो पेज आता है हिंदू का लास्ट वाला डेली, उसमें से जरूरी थोड़ी सारे आपके काम का है, नहीं है। 7 दिन में 1 या 2 न्यूज आपके काम की है जो कि जनरल मासेस को इंपैक्ट करती है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि लास्ट 2 और 3 इयर्स के अंदर एस्ट्रोफिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स पे बहुत बात हो रही है। मॉडर्न फिजिक्स की ज्यादा बातें हो रही हैं बजाय के कन्वेंशनल फिजिक्स के। और जब मॉडर्न फिजिक्स की बात होगी तो एस्ट्रोफिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, ये सारी चीजें आएंगी। इसीलिए थोड़ा टफनेस क्वेश्चन में बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं इतना तो आता ही होगा। ठीक है, चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग को डिस्कस कर रहे हैं। हमने बता दिया कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कॉन्सेप्ट दिया, मास वार्पिंग द स्पेस टाइम, इसकी वजह से लाइट बेंडिंग होती है। ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिल रही है, कल मैंने बोला था
कि स्पेस टाइम के अंदर ये आपको इस तरीके के बैंड देखने को मिल रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम, रिडायरेक्शन ऑफ लाइट इनटू वन डायरेक्शन टू अनदर। इसका एक एग्जांपल यहां पे देखिए, सोर्स एंड ऑब्जर्वर, अर्थ इधर है, सोर्स उधर है, बीच में आगे कई सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, और इन सब ने क्या कर डाला, इन सब ने इतना डिस्टॉर्शन किया स्पेस टाइम के अंदर कि आपकी पूरी इमेज ही बदल गई। इमेज आपकी ऐसी बन के आई, जबकि 3 डायमेंशनली ये दिखती ऐसी थी, 2 डायमेंशनली आपको दिखी कुछ ऐसे। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो ना, एक सोर्स और आपके बीच में कई सारे हैवी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब गैलेक्सीज ही आ गई बीच में कई सारी। तो बिटवीन वाली गैलेक्सीज ने क्या करा, जो पीछे वाली गैलेक्सी से आने वाली लाइट थी, उस लाइट का रास्ता ही बदल दिया और पिक्चर ऐसी बनी। ठीक है, अब ये इमेज देखिए, यूनिवर्स की इमेज है ये, जो मैं कल भी बता रहा था, कितना सारा इसके अंदर बेंडिंग देखने को मिल रहा है। और खास करके अगर ये रीजन आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहां तो ऐसा लग रहा है कि लाइट घूम जा रही है, 360 घूम गई लाइट। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और उसके लिए वी हैव अ डेडिकेटेड वर्ड, क्या नाम है उसका, आइंस्टाइन रिंग। रिंग दो बनते हैं, आइंस्टाइन क्रॉस एंड आइंस्टाइन रिंग। ये रिंग क्या है, आइंस्टाइन रिंग। गैलेक्सीज को देखने बैठे और लाइट कुछ ऐसा घूम गई 360, एपिक एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ऐसा होगा कब केस, ये हो गया आप ऑब्जर्व करने वाली टेलीस्कोप। यहां कोई गैलेक्सी है या सन है, या सॉरी कोई स्टार है या गैलेक्सी है जिससे लाइट आपकी तरफ आ रही है, लेकिन बीच में आ गया कोई हैवी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। हैवी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल ही आ गया बीच में, स्टेलर ब्लैक होल, बीच में गैलेक्सी आ गई। इन सब ने क्या करा, इतनी ज्यादा बेंडिंग कर दी कि लाइट चली तो वहां से, लेकिन लाइट खुद किस में फंस गई, इवेंट होराइजन में, उनकी ग्रेविटी के इवेंट होराइजन में फंस गई। ठीक है, और आपको देखने को मिला रिंग। ये रिंग जो बन रही है, आइंस्टाइन रिंग, इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और उसका पीछे का कॉज है बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम। हाँ, इस केस को थोड़ा सा समझ लीजिए। आइंस्टाइन रिंग होने का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर एंड सोर्स दे आर इन द स्ट्रेट लाइन, and between observer and source we have a heavy celestial object. That heavy celestial object could be a galaxy, could be a stellar black hole, it could be a heavy star, it could be a neutron star, ये कुछ भी हो सकता है, और it could be a cluster of galaxy, कई सारी गैलेक्सी भी हो सकती है। As a resultant we will see Einstein ring। ठीक है, समझ में आ गया, बस इतना इतना कॉन्सेप्ट हो जिससे आपका टिक करने में आपको आसानी हो जाए। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट, वी हैव ऑब्जर्वर, 3 डायमेंशनल व्यू दिखा रहे हैं आपको, अभी ये थोड़ी देर में घूम जाएगा, अर्थ की तरफ से कैसा दिखेगा। इधर अर्थ है, यहां से सोर्स था, लाइट चली थी, बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी आइंस्टाइन रिंग बन गया। ये कैसे हुआ, डार्क मैटर, बिल्कुल ठीक। डार्क मैटर के बारे में समझ में ही तब आया, कुछ भी है नहीं बीच में, कोई सोर्स नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि इस केस के अंदर तो बीच में आपको लिटरली सोर्स दिखेगा, ये वो है बीच वाला सोर्स, ये क्या है आपका, दिस थिंग इज दैट। और ये जो बन रही है वो किसकी वजह से है, इसकी जो लाइट आ रही थी उसकी बनी। लेकिन अगर ऐसा केस है कि कुछ भी बीच में नहीं है, बट लाइट रेज आर गोइंग टू बी बेंट इन 360, फिर भी अगर आइंस्टाइन रिंग बन गया, उससे फिर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वी हैव समथिंग इन वैक्यूम। वैक्यूम वैक्यूम है ही नहीं, वॉइड ऑफ मैटर है ही नहीं। अभी भी कई सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट कर दिया और वैक्यूम की इमेजिंग करने की कोशिश की, तो देखने को मिला वैक्यूम इज नॉट स्टेबल, उसमें भी एनर्जेटिक फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कुछ है इसका मतलब उसके अंदर भी, उसका नाम क्या आ गया, डार्क मैटर। डार्क मैटर के बारे में यही बोला गया कि डार्क मैटर का जो नेचर है वो नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर, वो चीजों को बांध के रखता है। तो पता कैसे लगा डार्क मैटर के बारे में, डार्क मैटर नेवर इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अगर इंटरेक्ट नहीं करेगा तो फिर एमिशन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब आप देख तो नहीं सकते डार्क मैटर को, बट आप फिर भी समझ पा रहे हैं डार्क मैटर, इसका मतलब यू कुड एनालाइज डार्क मैटर बेस्ड ऑन इट्स मास। क्योंकि इसके मास ने क्या किया, बेंडिंग इन स्पेस टाइम, एंड बिकॉज ऑफ द बेंडिंग इन स्पेस टाइम वी आर सीइंग ऑल दीज थिंग्स। सो इसलिए बोला जाता है डार्क मैटर को समझे आप कैसे, विद द हेल्प ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल, with the help of its gravity, with the help of its gravity we have a bend in space time, और bending की वजह से कई सारे फिनोमिनन देखने को मिल रहे हैं,
जैसे कि आइंस्टाइन रिंग। देखिए कुछ ऐसा होने वाला है, वहां से लाइट रेज चलेगी, यहां पर आपकी अर्थ है और ये होगा। आप 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का 2D व्यू देखते हैं, ठीक है, इमेज तो ऐसी बन के आती है हमारी आंखों के सामने, तो आप 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का 2D व्यू देख रहे होते हैं, ठीक है। सामने जो दिख रहा है आपको, उसमें कई चीजें हैं जो पीछे हैं, जहां से लाइट न जाने कब की चली है, तब आपके सामने ऐसी रिप्रेजेंटेशन आ रही है, ठीक है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आल्सो डिटेक्टेड दिस थिंग। ये कुछ देखने को मिल रहा है, ये वाली इमेज, ठीक है। इस इमेज को थोड़ा जूम करके देखा तो क्या देखने को मिल रहा है, इन बिटवीन वी हैव अ सोर्स, और छोटे छोटे डॉट भी देखने को मिले इसके चारों तरफ। इसका मतलब कुछ ऐसा सिनारियो बना, सोर्स, स्मॉल सोर्सेज, इसको देखा जाए तो ये क्या बन गया, सिमिलर टू क्रॉस, दैट थिंग इज नोन एज द आइंस्टाइन क्रॉस, अनदर एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग। Einstein ring is the example of gravitational lensing. Einstein cross is also an example of gravitational lensing. ठीक है, ये इस तरीके के फिनोमिना जो देखने को मिले, तो पहले तो ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा होगा कि 1 बिग स्टार एंड 4 स्मॉलर स्टार, बट इन रियलिटी ऐसा है ही नहीं। ये किसी रीजन की वजह से हुआ है। कैसे हुआ, आप है सोर्स, ऑब्जर्वर, सोर्स है क्वाजार। मजे की बात, क्वाजार कैसा होता है, क्वाजार आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। क्वाजार जो आपको दिखना चाहिए, जैसे अभी मैंने जो इमेज आपको दिखाई व्हाट्सएप पर, वहां पे तो क्वाजार ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन whenever you have a quasar then observer, और इन दोनों के बीच में कौन आ जाए, गैलेक्सी, तो ये क्वाजार को क्या कर देगी, ऐसा बना देगी, ये बन गया। तो ये जो इमेज आई आपकी, ये क्या था, इसको समझना चाहते थे हम कि व्हाट इज दिस। तब हमें रियलाइज हुआ कि इट इज बिकॉज समथिंग इज प्रेजेंट बिटवीन क्वाजार एंड अस। अगर ये बिटवीन वाली चीज नहीं होती तो फिर आपको कैसा दिखता, तब आपको ये ऐसे दिखता, एक गैलेक्सी दिखती, और गैलेक्सी से आपको इस तरीके से रेडिएशन जेट देखने को मिलती। लेकिन हो क्या गया, क्वाजार एंड अर्थ हैव समथिंग इन बिटवीन, एज अ रिजल्टेंट रिंग तो नहीं बना, दिस टाइम वी हैव क्रॉस। तो एग्जामिनर अगर आपके सामने रखता है कि आइंस्टाइन क्रॉस का मतलब भी क्या है, अगेन एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इन बिटवीन क्या है, यहां पर मेन काम की चीज क्या है, ये बस सिचुएशन आपको बताओ। रिंग के केस में तो केवल ऐसा था, सोर्स, सम हैवी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, अर्थ, दे आर इन द लाइन। यहां पर होगा क्वाजार, हैवी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, अर्थ, दे आर इन द लाइन। दोनों केसेस में ही सोर्स और ऑब्जर्वर डायरेक्ट एक लाइन में एक दूसरे से जुड़ रहे होंगे। चले आगे, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव एंड डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। चले, ग्रेविटेशनल वेव्स, नाम से पता लग रहा है ग्रेविटेशनल वेव यानी कुछ है जो वेव फॉर्म में है, और वो वेव फॉर्म हमें देखने को मिल रही है इन स्पेस टाइम। बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम ग्रेविटी इमर्ज होती है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा है जो हो रहा है इन पैटर्न के अंदर, डिस्टर्बेंसेस की फॉर्म में हो रहा है। क्या है ये, क्या बोला, अ ग्रेविटेशनल वेव इज इनविजिबल रिपल, इनविजिबल डिस्टर्बेंसेस इन द स्पेस टाइम। और इसके होने का मतलब यह है कि स्पेस टाइम इज स्क्वीजिंग एज वेल एज स्ट्रेचिंग। फैल जा रहा है कभी स्पेस टाइम, कभी सुकड़ जा रहा है, फैल जा रहा है, सुकड़ जा रहा है, फैल जा रहा है, सुकड़ जा रहा है। एंड व्हेनेवर वी हैविंग दिस, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स। मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर कोई स्पेस टाइम है, अगर स्पेस टाइम कुछ ऐसे हुआ तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन दिस रीजन स्पेस टाइम इज स्ट्रेचिंग, इन दिस रीजन स्पेस टाइम इज स्क्वीजिंग। और ये पैटर्न अगर ऐसा रिपीटेड होता जाता है, ये मैंने 2D बनाने की कोशिश की, 3D में फिर ऐसे जाएगा, समझ पा रहे हो आप, इस तरीके से। सो दिस पैटर्न ऑफ स्पेस टाइम स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग और डिस्टर्बेंस इन द स्पेस टाइम, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल वेव। क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों बनेगा, क्योंकि ग्रेविटी को बनने के लिए तो हमें ऑलरेडी पता है सेलेस्टियल बॉडी होनी चाहिए, वो बेंड लेके आएगी। ये क्या हो रहा है, ये तो बेंड थोड़ी हो रहा है,
ये तो पैटर्न बन जा रहा है विद इन दी स्पेस टाइम। पूरा स्पेस टाइम ही आपका क्या हो जा रहा है, स्ट्रेच हो जा रहा है, स्क्वीज हो जा रहा है, स्ट्रेच हो जा रहा है, स्क्वीज हो रहा है। कैसे हो पा रहा होगा? कोई स्मॉलर फिनोमिना कर रहा होगा इसको, या फिर कोई बहुत पावरफुल फिनोमिना होंगे वो कर रहे होंगे इसको? डेफिनेटली, क्योंकि कंप्लीट स्पेस टाइम के अंदर हो जा रहा है। कंप्लीट स्पेस टाइम है ना, वो पावरफुल फिनोमिना है ये। व्हेन टू एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई आर गोइंग टू बी कोलाइड, इसका मतलब व्हेन टू ब्लैक होल्स आर गोइंग टू बी कोलाइड, पावरफुल फिनोमिना। पहले तो केवल यही सोचा गया था कि व्हेन गैलेक्सीज आर कोलाइडिंग विद गैलेक्सी, दैट मींस ब्लैक होल्स आर कोलाइडिंग विद ब्लैक होल्स, देन वी हैव ग्रेविटेशनल वेव। और रिसर्च में पता चला नहीं, केवल उससे नहीं बनता। व्हेन न्यूट्रॉन स्टार आर कोलाइडिंग, तब भी ग्रेविटेशनल वेव्स बनती है। फिर पता चला जब सुपरनोवा हाइपरनोवा होता है, वो भी इतना पावरफुल होता है कि वो आपका ग्रेविटेशनल वेव को प्रोड्यूस कर सकता है। तो धीरे धीरे करके पता चला कि बिग बैंग के बाद भी ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हुई होंगी, क्योंकि बिग बैंग अपने आप में क्या स्पेस टाइम के फैब्रिक के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है। और उसके अलावा ये सारी जो मेजर चीजें हैं, ऑल एक्सप्लोजन्स, कोलिजन ऑफ स्टार्स, ब्लैक होल्स, ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो प्रोड्यूसिंग ग्रेविटेशनल वेव्स। जैसे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम देख लेते हैं। ब्लैक होल्स आर कोलाइडिंग, तो इस मोमेंट पर जब ये ब्लैक होल्स कोलाइड करे, उसके बाद आपको क्या देखने को मिला? डिस्टर्बेंस इन दी स्पेस टाइम अक्रॉस दी गैलेक्सीज। टू न्यूट्रॉन स्टार आर ऑर्बिटिंग अराउंड ईच अदर, और जब वो ऑर्बिट कर रहे हैं तो आप समझ पा रहे हो ना, कुछ ऐसा हो गया। न्यूट्रॉन स्टार बहुत हैवी होते हैं, डिप्रेशन इन स्पेस टाइम, और उसके पास एक दूसरा डिप्रेशन बन गया। अब दीज डिप्रेशंस आर रिवॉल्विंग, तो ये आसपास के पूरे स्पेस टाइम के अंदर क्या क्रिएट करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू क्रिएट रिपल्स। या ये हो जाए, न्यूट्रॉन स्टार आर ऑर्बिटिंग, and after orbiting to each other they are going to collide with each other, and as a resultant they are going to produce something, और उसका नाम होता है क्लोनोवा एक्सप्लोजन। ये लास्ट ईयर ही पता चला, क्लोनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, क्या है क्लोनोवा एक्सप्लोजन? यानी अभी तक मैं नोवा एक्सप्लोजन आपको बता दिया, सुपरनोवा एंड हाइपरनोवा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज क्लोनोवा एक्सप्लोजन। Correct. Kilonova explosion means when two neutron stars are orbiting around each other and finally they are colliding. And finally they are colliding. That event or that explosion is known as the Kilonova explosion. That explosion is known as the Kilonova explosion. When two neutron stars are orbiting and finally colliding with each other, then we have an explosion that is known as the क्लोनोवा explosion. अगर इंटेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे हल्का है नोवा, देन क्लोनोवा, देन सुपरनोवा, देन हाइपरनोवा। अब इस इमेज को वापस से देखिए, इसके एंड रिजल्ट को देखना, एंड में इसमें क्या होने वाला है। कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद विस्फोट होगा, और क्या रिलीज हो रहा है? ध्यान से देखिए, रिलेटिविस्टिक जेट्स रिलीज होगी, लेकिन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इन्हीं को बोला जा रहा है गामा रे बर्स्ट। गामा रिलीज करते हैं ये भी, लेकिन ये भी कैसा रिलीज करेंगे? शॉर्ट गामा। सुपरनोवा भी कैसा रिलीज करता है? शॉर्ट गामा रे बर्स्ट। हाइपरनोवा क्या रिलीज करता है? आपका लॉन्ग गामा। ठीक है, केवल गामा रिलीज नहीं करते ये, मैं वापस से रिपीट कर दूं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नोवा, किलोनोवा, सुपरनोवा, हाइपरनोवा, दे रिलीज कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गामा टू रेडियो वेव। बट इन केस ऑफ नोवा ज्यादा आपको देखने को मिलता है विजिबल लाइट। इन केस ऑफ किलोनोवा आपको देखने को मिल जाते हैं सॉल्ट गामा रे बर्स्ट। इन केस ऑफ सुपरनोवा यू हैव अगेन सॉल्ट गामा रे बर्स्ट। इन केस ऑफ हाइपरनोवा आपको मिल जाते हैं लॉन्ग गामा रे बर्स्ट। लेकिन ऐसे कभी ऐसे मत सोचना कि हाइपरनोवा में रेडियो वेव नहीं आ रही होगी, उसमें भी रेडियो वेव आ रही होगी, उसमें भी विजिबल लाइट होगी, तभी तो आप देख पाओगे उसे। ग्राउंड पे टेलीस्कोप लगी है, स्पेस में टेलीस्कोप है, वो कैसे देख पा रहे? ग्राउंड वाली तो कभी देख ही नहीं पाती उनको। फिर हमारे जो यहां पर लगी हुई है लद्दाख के अंदर, सुपरनोवा हाइपरनोवा को देख रही हैं, तो इसका मतलब दे आर नॉट सीइंग सुपरनोवा हाइपरनोवा इन गामा स्पेक्ट्रम, क्योंकि गामा तो वैसे भी नहीं आ पाएगी भीतर। तो वो किस में देख पा रही होंगी? विजुअल लाइट, यूवी, आईआर, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उस वाले स्पेक्ट्रम में। अचानक से ज्यादा आ जाता होगा
तो वो आइडिया लगा लेते होंगे, अच्छा इतना बड़ा धमाका हुआ है कहीं ना कहीं, उसकी वजह से वी आर गेटिंग दीज माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। फिर उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पर पता लगता होगा कि जब रेडियो की इतनी इंटेंसिटी है तो गामा कितनी रही होगी, इसका मतलब दैट एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू हाइपरनोवा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन स्टार किससे रिच थे, न्यूट्रॉन से। जब न्यूट्रॉन रिच स्टार आपस में एक दूसरे के साथ कलाइड करेंगे तो खूब सारे न्यूट्रॉन जब बॉम्बार्डमेंट करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट टू द अदर एटम्स, एटम्स कैसे बनने लग जाएंगे, हैवी। तो यानी इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हैवी एलिमेंट्स जो बनाने की प्रोसेस है वो प्रोसेस है किलोनोवा एक्सप्लोजन। खूब सारा न्यूट्रॉन, खूब सारा आयरन, आयरन जैसे ही विस्फोट हुआ तो एक के न्यूट्रॉन दूसरे के आयरन के ऊपर क्या करेंगे, बॉम्बार्डमेंट, दूसरे के न्यूट्रॉन पहले वाले के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करेंगे आयरन के ऊपर, आयरन न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता जाएगा। आयरन का 56 होता है ना एटॉमिक मास, 57, 58, 59, 60 बढ़ता चला जाएगा। बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव एमिशन होना चालू हो जाएंगे, अल्फा एमिशन होना चालू हो जाएंगे। यही आयरन जो 28 है बढ़ते बढ़ते 29, 30, 40, 50, 80, 90, 92 यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका जो प्रोटॉन्स होते हैं आयरन में वो कितने, 28, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 28, जो स्टेबल आयरन है, तभी तो 28 Fe56 ये बनता है। लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होना चालू होंगे तो ये हो जाएगा 28 Fe57, 58, 59, फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे तो यही 28 टू 29 दूसरा बन गया मटेरियल, फिर 30 दूसरा मटेरियल बन गया, दूसरा एटम बन गया। इस तरीके से आपको कहानी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द किलोनोवा। तो 26, हाँ क्या होता है 26, सॉरी 26 और एटॉमिक मास 52। सो 26, 52 तो हो गया आपका स्टेबल फॉर्म, लेकिन जैसे क्या होगा आपके न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होगा उसके ऊपर तो 26 Fe52 ये कन्वर्ट होने लग जाएगा आपका 26 Fe53, 54, 55 इस तरीके से चलेगा। फिर होंगे बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव अल्फा एमिशन, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, यानी स्टेबल न्यूक्लियर बन जाएगी। उसके बाद यही आपका हो जाएगा 27, फिर ये 28, और जैसे 27 होगा आयरन कन्वर्ट हो चुका हो किसी और चीज में, 28 और आगे ऐसे करते करते आपको फाइनली यूरेनियम, थोरियम ये सारी चीजें देखने को मिलती है। हाइपरनोवा सुपरनोवा भी इसको करते हैं, और इस तरीके से अगर दो बड़े स्टार्स भी अगर ऑर्बिट कर रहे हैं एक दूसरे को तो दे कुड आल्सो प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ग्रेविटेशनल वेव्स की कई सारी टाइप्स हो सकती हैं, लो ग्रेविटेशनल वेव्स, मीडियम ग्रेविटेशनल वेव और हाई ग्रेविटेशनल वेव। इसका मतलब स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लो का मतलब होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी केवल इस रेंज के अंदर आ रही है आपकी 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज और 2 हर्ट्ज का मतलब आप समझ पा रहे हो, अगर मैं वेवलेंथ निकालूं 1 हर्ट्ज का वेवलेंथ निकालें तो कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 1, तो यानी वेवलेंथ आपका आ गया लगभग 3 लाख किलोमीटर। इसका मतलब किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया ना, वैसे तो 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 है, तो 3 लाख का मतलब हो गया 3 क्रॉस 10 टू द पावर 6। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो जो स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग होगी स्पेस टाइम में वो लैक्स ऑफ किलोमीटर के लेवल पे देखने को मिलेगी। इसका मतलब हमें कभी पता ही नहीं चलेगी। जब लैक्स ऑफ किलोमीटर में थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए और लैक्स ऑफ किलोमीटर में थोड़ा सा स्क्वीज हो जाए तो इन रियलिटी हमारे को विद आवर सेंसेस कभी नहीं पता चलेगा। हो सकता है इस मोमेंट पे भी ये स्पेस टाइम जो सामने है इसमें स्ट्रेचिंग या स्क्वीजिंग हो रही हो, बट क्या हम पता लगा सकते हैं, नहीं। अगर उसे पता लगाना है देयर यू नीड एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और उसमें भी ध्यान से समझना, अगर इसे स्केल की स्ट्रेचिंग हो रही होगी इसका मतलब लो ग्रेविटेशनल वेव होगी, उसको अर्थ में पता नहीं लगा सकते आप, क्योंकि अर्थ का पूरा डायमीटर ही खत्म हो जाता है आपका कुछ थाउजेंड के अंदर, और इसका तो वेवलेंथ लैक्स ऑफ किलोमीटर में चला गया, यानी इस तरीके की ग्रेविटेशनल वेव पास भी हो जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा अर्थ को। ठीक है, अर्थ इसी में यहीं पे सिमट जाएगी इसके अंदर ही, इतने से में। तो थोड़ी सी जो मीडियम और स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ थोड़ी कम हो जाती है, यानी जो ज्यादा स्ट्रेच और स्क्वीज कर रही होती हैं, उन ये ग्रेविटेशनल वेव्स को आप पता कर सकते हो ऑन ग्राउंड। हमें वो वैसे भी नहीं, पर वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इसका मतलब अगर आपको लो
ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करनी है तो आपको ऑब्जर्वेटरीज को कहां भेजना होगा? स्पेस में। इसीलिए तो इलिजा में जो दोनों ब्रांचेस हैं उनके बीच का गैप पता है कितना रखा गया? 10 लाख किलोमीटर। कि छोटी से छोटी भी ग्रेविटेशनल वेव होगी, अगर मान लीजिए दो ऑब्जर्वेटरी हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 लाख किलोमीटर, तो अब अगर लो से लो फ्रीक्वेंसी भी होगी ग्रेविटेशनल वेव, वो भी इनके पकड़ में आ जाएगी। समझ पा रहे हो? इसीलिए 10 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस पर रखा, सोचा गया आइडिया रिलेटेड टू इलिजा। हाँ, अर्थ पर आप हाई ग्रेविटेशनल वेव, यानी हमारे मान लीजिए अर्थ के पास कोई दूसरी गैलेक्सीज है, उन गैलेक्सीज में कुछ हुआ कॉलिजन और वहां से चली और कुछ मिलियंस या बिलियंस ईयर में आप तक आ गई वो, क्योंकि उसकी भी स्पीड क्या होती है? वही स्पीड ऑफ लाइट से आती है। तो जैसे जो गैलेक्सी बहुत दूर है आपसे, वहां से लाइट को आने में आपको कितना लगता है? बिलियंस ऑफ ईयर। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स को भी आने में क्या लगेगा? बिलियंस ऑफ ईयर। अगर आप पर आ जाती है और उनका नेचर स्ट्रांग है, देन यू कुड डिटेक्ट विद हेल्प ऑफ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स। कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। सो इससे रिलेटेड नोबेल प्राइज मिला इन 2017 एंड दैट नोबेल प्राइज फॉर द LIGO ऑब्जर्वेटरी। LIGO ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। यहां पर वर्ड क्या आ रहा है? इंटरफेरेंस। मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, वेव फिनोमिना है। इंटरफेरेंस में क्या होता है? ईदर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। इफ दे आर इन फेज कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इफ दे आर आउट ऑफ फेज डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इन फेज आउट एंड फेज का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया ना आपको, ठीक है, पता हुआ है। चलो अब आगे चलते हैं यहां से। चले आगे, क्या क्या मेरे से पूछिए, चले। सो प्लानिंग कुछ ऐसी हुई कि वी हैव टू मेड समथिंग लाइक दिस इन दिस एल शेप। ग्राउंड के भीतर बनाया जाएगा उसको, वैक्यूम चैम्बर्स को क्रिएट किया जाएगा जिसके अंदर वी हैव टू डिग 4 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन एंड 4 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन। यहां पर आपका जैसे ये देखने को मिल रहा है आपको, ये रहा वॉशिंगटन एंड लुजियाना के अंदर इसको सेटअप करा यूएस की साइंटिफिक एजेंसीज ने। 4 किलोमीटर ब्रांच दोनों तरफ, ऐसा सिनारियो रहा। अब इसमें होगा क्या? यह है सोर्स लेजर का। सोर्स यहां पर जाएगा, यहां पर है बीम स्प्लिटर जो बीम को 2 डायरेक्शन में स्प्लिट कर देगा। वन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन 4 किलोमीटर, वन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन 4 किलोमीटर। यहां पर जो लगे होंगे वो क्या होंगे? रेट्रो रिफ्लेक्टर। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में लाइट को वापस कीजिए। परफेक्ट मिरर लगाए होंगे, रेट्रो रिफ्लेक्टर। सो लेजर्स आर कमिंग। अब अगर ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं होगी, इन दैट केस दिस 4 किलोमीटर एंड दिस 4 किलोमीटर इज सेम। इसका मतलब लेजर को यहां से चल के यहां तक आने में दोनों लेजर को कितना टाइम लगेगा? सेम लगेगा। इसका मतलब दोनों एक जैसे ही फेज में पहुंचेंगे, और दोनों अगर एक जैसे फेज में होंगे देन दे आर गोइंग टू बी सॉरी दोनों का जो फेज होगा यहां पर सेम मिलेगा। देन हियर वी आर यूजिंग अ फेज चेंजर। जो पता कैसे लगेगा आपको दोनों आके जुड़ रही हैं? तो आपको ये देखना है कि सॉरी फेज डिफरेंट हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि डायरेक्शन बदल दी ना आपने। डायरेक्शन बदलने की वजह से इनका आपने फेज डिफरेंट कर दिया, तो एज अ रिजल्टेंट दोनों सेम टाइम पर पहुंची विद डिफरेंट फेज, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रक्ट ईच अदर और यू विल नॉट गेट एनीथिंग हियर। यहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन गलती से अगर ग्रेविटेशनल वेव पास हो रही होगी, अर्थ से होकर अगर जा रही होगी, तो डेफिनेटली कहीं तो स्ट्रेच होगा और कहीं स्क्वीज होगा। इसका मतलब ये ब्रांचेज जो 4 किलोमीटर के आसपास की आपने सोची थी, इनमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं और उस चेंजेस की वजह से आपको कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। वो कैसे मिलेगा यहां पर देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखना। लुकिंग फॉर ग्रेविटेशनल वेव, इनिशियली दोनों की दोनों जो ब्रांचेज हैं वो सेम डिस्टेंस की रही, लेकिन जैसे ग्रेविटेशनल वेव पास हुई एक ब्रांच आपकी स्ट्रेच हो जाएगी, कोई ना कोई ब्रांच आपकी क्या हो जाएगी? स्क्वीज हो जाएगी। एज अ रिजल्टेंट फोटो डिटेक्टर पर आपको क्या मिल जाएगा? क्योंकि एक लेजर पहले पहुंच जाएगी ना, अदरवाइज तो दोनों लेजर आ रही हैं और दे आर गोइंग टू बी कोलाइड। कोलाइड होने के बाद आपने ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल डाल दिया ना, तो कॉस को बदल दिया साइन में और साइन को बदल दिया कॉस में। समझ रहे हो? अगर ये दोनों लेजर एक ही डायरेक्शन में जाती और फिर ये वापस आती तो ये ऐड हो जाती, क्योंकि दोनों का फेज सेम ही रखा है आपने। लेकिन बाय यूजिंग द बीम स्प्लिटर आपने इनमें 90 डिग्री का एंगल दे दिया। 90 डिग्री एंगल को ऐसे समझ लीजिए दिस इज द साइन थीटा, तो ये वाली कॉस थीटा की फॉर्म में आगे बढ़ रही है। अगर ब्रांचेस के बीच में कोई स्ट्रेच स्क्वीज नहीं हुआ,
ये एग्जैक्ट एक टाइम पर आ जाएंगी और एक टाइम पर आके एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल नॉट गेट एनीथिंग ऑन द डिटेक्टर। यही होता रहा होगा बार बार। लेकिन कभी जिस दिन ग्रेविटेशनल वेव पास हो रही होगी उस दिन ये ब्रांच हो सकता है 4.0000001 किलोमीटर की होगी और ये वाली 3.99999 कुछ किलोमीटर का गैप आएगा, ऐसा फर्क आएगा। जैसे ये फर्क आएगा, वन लेजर इज कम टू हियर फास्ट कंपेयर टू दी अनदर वन, जो पहले आ जाएगी वो कहां पहुंच जाएगी, फोटो डिटेक्टर पर। अब इसको कंफर्म भी करना पड़ेगा, अगर ये वॉशिंगटन में हुआ है तो सेम रिजल्ट उसी टाइम पर कहां पर आने चाहिए, डिफरेंट प्लेसेस पर भी आए। और जैसे 2017 में ये हुआ, हमने बोला कि यस वी डिटेक्टेड आवर फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। 15 के अंदर, 17 में तो नोबेल प्राइज मिला, सबसे पहले आपने 15 के अंदर इसको डिटेक्ट कर लिया। ठीक, तो ये सिनारियो रहा। अब इसको और अगर कंफर्मेशन करना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर लीगो सेटअप करने पड़ेंगे। तो जो नया लीगो सेटअप होने जा रहा है वो कहां पर होने जा रहा है, इन इंडिया। और इंडिया में कहां पर, इन महाराष्ट्र और किस डिस्ट्रिक्ट में, पुणे नहीं, महाराष्ट्र हिंगोई है या क्या है, हिंगोई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, इंडिया हिंगोई डिस्ट्रिक्ट। So we could say that right now we could have, in future we could have 3 LIGO observatory, one in Louisiana, second one is the Washington। वही यूएसए की कंपनीज, यूएसए का नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन ग्रुप्स हैं, दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर विद इंडिया। इंडिया में कौन इसमें इन्वॉल्व रहने वाला है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा अलोंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोनों डिपार्टमेंट दे आर गोइंग टू वर्क विद द यूएस scientific department and they are going to set up a LIGO India observatory that is in the Hingoi district of Maharashtra। न्यूज में बहुत चल रहा है अभी, लैंड प्रोक्योरमेंट हो चुका है, फार्मर्स कुछ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि अच्छा खासा जमीन चाहिए इसके लिए। तो वो सारी चीजें न्यूज में बनी हुई है, तो एक आइडिया आपको होना चाहिए। 2030 तक ये स्टार्ट हो जाएगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा, LIGO ऑब्जर्वेटरी इंडिया इज गोइंग टू बी स्टार्ट। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करना। ठीक है, किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेजर्स। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें रहने वाली है। बाकी और भी हैं, जैसे वर्गो ऑब्जर्वेटरी इन इटली फ्रांस, आपकी जीओ ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी 600 इन जर्मनी, काग्रा इन जापान, लीजा पाथफाइंडर जो स्पेस में भेजे थे। लीजा पाथफाइंडर क्या था, ई लीजा का प्रोटोटाइप, दो को ही भेजा था, दोनों के बीच में 10 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कर दिया था, फिर देखा था आर दे एबल टू डिटेक्ट और नॉट। उन्होंने वो कंफर्म करके दिखाया कि यस स्मॉल ग्रेविटेशनल वेव और लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स आर देयर। फ्यूचर क्या प्लान हो रहा है, इवॉल्व लीजा, यूपीएससी ने इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेटरी हैं, तो न्यूज में बना हुआ है, तो यू शुड नो अबाउट द ग्रेविटेशनल वेव एंड ऑल दीज ऑब्जर्वेटरीज। चले आगे, चले। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया ने बिना ऑब्जर्वेटरी के भी बता दिया ग्रेविटेशनल वेव के बारे में। कैसे बताया, वी हैव नंबर ऑफ ग्राउंड टेलीस्कोप, और मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर द ग्लोब। जैसे ऑब्जर्वेटरी आपकी स्पेस में हो सकती हैं, ऑब्जर्वेटरी ग्राउंड पे भी तो हो सकती हैं। तो एक पूरा एक इंटरनेशनल ग्रुप है, जिस ग्रुप का नाम है इंटरनेशनल पल्सार एरे ऑब्जर्वेटरीज, इंटरनेशनल पल्सार एरे ऑब्जर्वेटरीज, एंड इंडियन टेलीस्कोप्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। इंडियन टेलीस्कोप्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। कौन सी वाली इंडियन टेलीस्कोप उसका पार्ट है, जीएमआरटी। जीएमआरटी की फुल फॉर्म क्या है, जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप। जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप पुणे, जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप पुणे। Giant meter radio telescope Pune is part of Indian pulsar array as well as the international pulsar array। यानी इंडिया की भी बहुत सारे टेलीस्कोप हैं जो ये पता करना चाहती है कि पल्सार क्या है, और इंटरनेशनली भी है, तो इन दोनों का पार्ट है ये। ऐसी होती है कुछ ग्राउंड पर लगी है, और एक टेलीस्कोप नहीं होती, एरे होता है, पूरा का पूरा क्लस्टर होता है। एग्जैक्ट नंबर वगैरह यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन सीडीएस वगैरह में अगर कोई देता है, सीडीएस में शायद पिछली बार एग्जैक्ट नंबर वगैरह ही पूछ लिया था कुछ। ठीक है, ये कैसे होते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना होता है ना, जैसे डिश एंटीना जो आपने देखे होंगे, इस तरीके के होते हैं। रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने वाले बड़े बड़े पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होते हैं। क्यों, क्योंकि रेडियो वेव का वेवलेंथ किस फॉर्म में आ जाता है, मीटर में, इसीलिए इसको बोल रहे हैं जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप।
तो मीटर में अगर किसी का वेवलेंथ है तो आपका एंटीना का साइज भी बड़ा होगा। आपको ध्यान है ना, जैसे जैसे आप रेडियो वेव से माइक्रोवेव की तरफ जा रहे हैं आपके एंटीना का साइज छोटा होता जा रहा है। एज अ रिजल्टेंट मोबाइल के अंदर आ गया एंटीना, लेकिन वहीं पर पुराने वाला रेडियो का जो एंटीना होता था वो स्ट्रेच होता था, मीटर के आसपास आ जाता था। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स अगर यूज कर रहे हो तो एंटीना का साइज ज्यादा होगा। पुराने वाले कॉर्डलेस फोन अच्छा खासा एंटीना होता था। मूवीज में पुरानी में देखा होगा, मोबाइल में से एंटीना बाहर निकाला करते थे, क्योंकि उस समय का मोबाइल कम्युनिकेशन कैसा था? रेडियो बेस्ड। तो जब रेडियो वेव्स होंगी तो आप या तो लाइन एंटीनास का प्रयोग करोगे, और अगर बड़े लेवल पर कलेक्ट करना है तो यू हैव टू यूज द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं एरे के अंदर, एंड दीज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स आर डिटेक्टिंग समथिंग। क्या? पल्सार से आने वाली पल्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पल्सार से पल्स जो आती है वो क्या आती है? फिक्स टाइम इंटरवल पर आ रही होती है। अब अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर रखी हुई है डिफरेंट डिफरेंट पल्सार एरे ऑब्जर्वेटरी, तो अगर यहां पर आ रही है तो दूसरी डायरेक्शन में भी आ रही होगी। ठीक है। अब अगर ग्रेविटेशनल वेव पास हो गई अब इसमें से, तो ग्रेविटेशनल वेव क्या करेगी? इस टाइम को, इस स्पेस टाइम को क्या कर देगी? स्ट्रेच और स्क्वीज। एज अ रिजल्टेंट किसी ना किसी की तरफ से जो पल्सार से आने वाली जो पल्सेज हैं उनके टाइम में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाएगा, जबकि पल्सार ऐसा करते नहीं है। तो ये चीज क्या कंफर्म करती है? दैट थिंग कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। अगर ये, और ये इंडिया ने करके दिखाया और उसके बाद अच्छा खासा चारों तरफ नाम भी हुआ, और जो ऑब्जर्वेटरी है उसका नाम है जीएमआरटी। एक्चुअल जो नेम है वो है यूजीएमआरटी। यू का मतलब है अपग्रेडेड, अपग्रेडेड जीएमआरटी, जिसने इसको कंफर्म किया प्रेजेंस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव बाय मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सार्स पल्सेस। पल्सार की पल्सेस को मेजर कर रहा था, ग्लिच जो आया उसका पता लगाया कि दैट इज ग्लिच बिकॉज ऑफ द लो ग्रेविटेशनल वेव्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था रिसेंटली, साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स। जब जायंट ब्लैक होल्स मर्ज होंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ग्रेविटेशनल वेव्स। ऐसे ही बनेंगे स्टेटमेंट आपके, रिसेंटली ये हुआ वो हुआ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। देखिए ये जो सी ऑप्शन है, पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल थ्रू द वर्म होल, तो इतना समझ है। लास्ट टॉपिक ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स दैट इज डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको क्या है, बस ब्रीफली समझते हैं। 2019 का नोबेल प्राइज मिला जेम्स पीबल। उन्होंने क्या डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोस। ये मॉडल एक्सेप्टेड हुआ, और उन्होंने इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें बताई। उन्होंने बोला कि जो कुछ भी आप देख पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कुछ भी आप समझ पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको क्या बोलेंगे हम आगे से? व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर, ठीक है। ऑर्डिनरी मैटर, कई सारे नाम है उसके, व्हाइट मैटर, ऑर्डिनरी मैटर। दोज आर एमिटिंग ईएम वेव्स, रिफ्लेक्टिंग ईएम वेव्स, रिफ्रैक्टिंग ईएम वेव्स, स्कैटरिंग ईएम वेव्स, सब कुछ व्हाइट मैटर होगा। यानी पार्टिकल से लेके और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, ऑल दीज थिंग्स आर एग्जांपल ऑफ व्हाइट मैटर, ऑर्डिनरी मैटर। कितना परसेंटेज है यूनिवर्स का? ओनली 5 to 6%। एग्जामिनर को गलत कराना होगा तो 5 को 50 कर देगा, पर ऐसे नहीं करेगा 5 को 7 करे या 5 को 4 करे। ठीक है, ये नहीं होगा। तो जो बच गया 95%, उसमें क्या है? दैट 95% इज डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। दोनों ही मिस्टीरियस है, नहीं पता एग्जैक्ट। लेकिन जो आइडिया, जो हाइपोथेसिस दिया अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मॉडल्स, वो ये बोला है कि नेचर ऑफ डार्क मैटर इज अट्रैक्टिव। ये बांध के रखता है चीजों को, एक्सपेंड होने से स्लो डाउन करता है। एंड नेचर ऑफ डार्क एनर्जी इज रिपल्सिव, एंड राइट नाउ रिपल्सिव ज्यादा है। राइट नाउ यानी एक टाइम ऐसा रहा होगा जब डार्क मैटर ज्यादा डोमिनेट करा होगा ओवर एनर्जी, बट जिससे क्या करा? ये करा है, स्लो डाउन करा एक्सपेंशन में। लेकिन अभी स्लो डाउन वापस से बढ़ गया, इसका मतलब डार्क एनर्जी इज मोर एक्टिव, और डार्क एनर्जी को आपने बोला है रिपल्सिव फोर्स। ठीक है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अभी ज्यादा क्या है? डार्क एनर्जी। उसको उन्होंने परसेंटेज दिया 67 to 69% इज डार्क एनर्जी, 25 to 27% आपका हो गया डार्क मैटर, 5 to 6% हो गया आपका ऑर्डिनरी और व्हाइट मैटर। तो इस तरीके के चीजें पता होना चाहिए, नेचर पता होना चाहिए, परसेंटेज। मैटर में अलग, सेपरेट, डार्क एनर्जी सेपरेट,
उनमें मैटर हो गया। उसके अलावा उनके बीच की जो जगह है, उस जगह में डार्क मैटर भी है और डार्क एनर्जी भी है, दोनों है उस जगह में, जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं ना अपनी कॉमन लैंग्वेज में। दैट वैक्यूम इज फिल्ड विद डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। अगर जहां पर डार्क मैटर डोमिनेट हो रहा है, चीजें आसपास आ रही होंगी, जहां पर डार्क एनर्जी डोमिनेट होगी, चीजें दूर जा रही होंगी। कलेक्टिव लेवल पर देखते हैं तो चीजें दूर जा रही हैं, इसका मतलब ज्यादा क्या है, डार्क एनर्जी। और वो कितने के आसपास बोल दिया परसेंटेज बाय, 67 to 69%। ठीक है, चलिए, तो इनको पता कैसे, कोई ऐसी चीजें रही हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें कंफर्म हुई हैं? यस, देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत पहले से होते आ रहे हैं डार्क एनर्जी डार्क मैटर इनके एक्सपेरिमेंट 1970 से, लेकिन हमें याद रखने हैं जो अभी आसपास में हुए। अभी जो हमें देखने को मिलता है, एंड दैट इज लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर के बारे में आप सभी सुन चुके हैं। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर इज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर। कहां पर रखा हुआ है? फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड बॉर्डर पर, ठीक है, जेनेवा के पास। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, HLHC, और क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर। इसने पार्टिकल को एक्सेलरेट करा था, और इतना एक्सेलरेट करा कि लाइट की स्पीड पर पहुंचा दिया उन्हें, और उसके बाद उन पार्टिकल्स को कोलाइड करा दिया। कोलिजन होगा तो क्या होगा? धमाका, बिग बैंग जैसा। कोशिश वही करने की कोशिश की जा रही है, बिग बैंग के धमाके को रिवर्स डायरेक्शन में। बिग बैंग का जो एक्सपेंशन है उसको रिवर्स में करके देखा। पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड पे ले गए, एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा था प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन ऐसे घूम रहा था। जैसे प्रोटॉन ने लाइट की स्पीड को अचीव किया, उससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, आपने खूब एनर्जी लगा ली, उससे ऊपर नहीं गया। तो पहले तो E बराबर mc स्क्वायर कंफर्म हो गया। आप एनर्जी को एक लिमिट तक बढ़ाते रहे, सी के पास पहुंच गया, और जैसे ही आपने एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश और करी, तो होना तो ये चाहिए था ना, सी क्रॉस हो जाना चाहिए था, सी क्रॉस नहीं हुआ, मैटर बढ़ना चालू हो गया। यानी इस यूनिवर्स में कुछ है जो उसके आस साथ आके जुड़ गया, मैटर बढ़ने लग गया, जिससे कि E बराबर mc स्क्वायर मेंटेन हो। अगर E बढ़ रहा है तो C बढ़ता रहेगा, लेकिन टाइम के बाद C रुक जाएगा। तो ये बैलेंस आउट करने के लिए मैटर को बढ़ना ही होगा। ये एक्सपेरिमेंट ट्रांजिएंट स्केल पे हुआ, और जैसे ही कोलिजन हुआ उनका, सब कुछ गायब हो गया। वहां पर हमें क्या पता चला? प्रेजेंस ऑफ हिग्स बोसॉन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हिग्स बोसॉन वहां पे मिला, एंड प्रेजेंस ऑफ अदर फंडामेंटल पार्टिकल फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। यहां पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मतलब है 10 टू द पावर माइनस 36 सेकंड, 10 टू द पावर माइनस 40 सेकंड, इस स्केल पे मैं बात कर रहा हूं। इसी एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया, सॉरी कंफर्म नहीं, वर्ड कंफर्म सही नहीं है, इस एक्सपेरिमेंट ने सपोर्ट किया डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर हाइपोथेसिस को, कि कुछ तो था जो आया बीच में, जिसने इंटरवेंशन करा और E बराबर mc स्क्वायर को मेंटेन रखा। वो क्या था हमें नहीं पता, बट लार्ज हेड्रोन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट सपोर्टेड, मैं वापस से बोल देता हूं, सपोर्टेड डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर हाइपोथेसिस। और प्रूफ उसने क्या करा? प्रेजेंस ऑफ हिग्स बोसॉन, ये उसने कंफर्म किया। सपोर्ट किया डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, एंड कंफर्म किया प्रेजेंस ऑफ हिग्स बोसॉन, दैट इज नोन एज द गॉड पार्टिकल। कंफर्म किया डिके ऑफ हिग्स बोसॉन इनटू जेड बोसॉन एंड डब्ल्यू बोसॉन, ये सब उसने कंफर्म कर दिया। प्रेजेंस कंफर्म किया ग्लूऑन्स का बनना, कंफर्म किया बाकी के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनको किया, सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में कंफर्मेशन दी। मेन फंडामेंटल पार्टिकल की खोज करी उस टाइम पर, दैट इज हिग्स बोसॉन, एंड डार्क मैटर एनर्जी के बारे में सपोर्ट में एविडेंस दे दी कि समथिंग वाज देयर, जिसने इस पूरे को, वरना तो ब्रेक हो जाना चाहिए था। आप जैसे जैसे E को बढ़ाते जाओगे, E बढ़ाते जा रहे हो लगातार, मान के ये चल रहे हो m इज कांस्टेंट, और एक टाइम के बाद C कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप रुक नहीं रहे, एनर्जी को लगातार बढ़ाते जा रहे हो, तो सिनेरियो यहां पर चेंज होने लग गया। कुछ तो था जिसने सिस्टम को बचा लिया, और उसके बाद इतना अनस्टेबल फॉर्म पे आ गया कि जैसे आपने कोलिजन कराया, चीजें फंडामेंटल पार्टिकल्स के फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां से कंफर्म हुई? विद द हेल्प ऑफ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। और भी ऑब्जर्वेटरीज हैं जो इसको कंफर्म करती हैं, उनको बोला जाता है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या है कि वी हैव वन फंडामेंटल पार्टिकल जिसका नाम है न्यूट्रिनो, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो, बड़ा अजीब सा फंडामेंटल पार्टिकल, बहुत अजीब है। इस मोमेंट पर इस रूम में से ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो गुजर रहे हैं,
हमें पता ही नहीं चल रहा है, हमारे साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। हमारे साथ इंटरेक्ट तो जब करेंगे ना जब उनके ऊपर चार्ज होगा, उन पे चार्ज ही नहीं, कोई इंटरेक्ट करना किससे होगा? हमारी बॉडी में तो एटम्स है ना, एटम्स में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है भीतर, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रिनो को कोई मतलब ही नहीं हमसे, वो निकल जा रहा है ऐसे, घोस्ट पार्टिकल, बिल्कुल सही, इसके लिए नाम आता है घोस्ट पार्टिकल। व्हाइट मैटर ऑर्डिनरी मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो ये कर किसके साथ इंटरेक्ट रहा है? डिटेक्शन हो चुका है, इसका पता लग चुका है, दिख चुका है ये फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन इसका कोई इंटरेक्टिव बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब मे बी दिस पार्टिकल इंटरेक्ट विद डार्क मैटर, यानी हमारे फंडामेंटल पार्टिकल जिसने इस व्हाइट मैटर को बनाया उन्हीं में से एक पार्टिकल ऐसा भी है, दैट पार्टिकल इज इंटरेक्टिंग विद डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो इसका मतलब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या कंफर्म करेंगे फ्यूचर में? न्यूट्रिनो का होना तो कंफर्म करेंगे, बट यस दे कुड आल्सो कंफर्म और दे कुड आल्सो सपोर्ट द डिस्कवरी ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। ये सारी रिसर्च इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी चल रही होगी, नासा 30 साल से कर रहा है पिछले, ठीक है ना, बहुत टाइम से ये रिसर्च सारी चीजें चल रही होंगी। अब फटाफट से जाते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पार्टिकल फिजिक्स। क्या पार्टिकल फिजिक्स कह रही है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बिग बैंग हुआ, एनर्जी एंड फंडामेंटल फोर्सेज बाहर आए, ठीक है, बिग बैंग हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एनर्जी एंड फंडामेंटल फोर्सेज बाहर आए, और फंडामेंटल फोर्सेज और एनर्जी ने मिलकर बनाया हिग्स बोसॉन, फंडामेंटल पार्टिकल एंड अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स जो आप पढ़ चुके हैं। जो फंडामेंटल फोर्सेज आए वो हैं चार आपके, ग्रेविटेशनल वेव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सबसे ज्यादा इनमें स्ट्रॉन्ग कौन होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी ऐसे याद रख लीजिए, जिसको नहीं रहता है, जिसके नाम के आगे स्ट्रॉन्ग लिखा है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है कि अगर इसका कंपैरिजन ग्रेविटी से किया जाए तो इट इज ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड में ऐसा हो सकता है कि ये लगाओ ग्रेविटी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इन रियलिटी अगर आप बात करें स्केल पर, उसकी स्केल का मतलब आपको फिर समझना होगा कि हाउ मच ग्रेविटी इन्फ्लुएंस टू प्रोटॉन हैव, क्योंकि ग्रेविटी तो प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी काम कर रही होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन को होल्ड करके रखा हुआ है विद इन द न्यूक्लियस। तो इस स्केल पर जब आप चेक करने जाओगे तो पता चलेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत पावरफुल है, ग्रेविटी से कई गुना ज्यादा। तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए इनमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कौन कम। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड नंबर पर वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ पर आपका ग्रेविटी। ये चार ही है, याद कर लीजिए इसको। इससे पहले 13 में जब क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और वहां लिख दिया था ऑप्शन 1 के अंदर ही ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीकेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए कौन सा फोर्स किसके ऊपर काम करता है। ग्रेविटी सबके ऊपर काम करता है, ऑल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स आर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑल पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव, यानी आप कह सकते हो चार्ज पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स, उनके ऊपर काम करने वाले को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। अब आते हैं तीसरे पर, तीसरे चौथे पर, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस पे काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरीके के जो पार्टिकल्स पर काम करते हैं उनको बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरी चीज भी समझ में आ गई, पहला तो स्ट्रेंथ किसकी कितनी है, दूसरा कौन सा फोर्स किस पार्टिकल पर काम करता है, ग्रेविटेशनल सब पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल पर, न्यूक्लियॉन्स के ऊपर काम करने वाले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो न्यूक्लियस के इनसाइड है। अब आते हैं डिस्टेंस, कौन कितनी डिस्टेंस पे काम करेगा? ग्रेविटी इनफाइनाइट तक काम करती है, आई एम इनफाइनाइट तक काम करता है, ये दोनों न्यूक्लियस के भीतर ही काम करेंगे। यानी वो स्केल कितना हो गया, 10 टू द पावर -15-16 मीटर के आसपास का जो एरिया है, न्यूक्लियस की यही डायमीटर होता है, तो उसी डायमीटर पर दोनों के दोनों काम करने वाले हैं। ये मेन चीजें हमें पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी ने आपके सामने रखा हुआ है, और आई होप आपको आइडिया भी होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक बार क्वेश्चन बना इससे पहले पुराने टाइम पे क्वेश्चन बने थे, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में एक ही क्वेश्चन बना इससे। अब आते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। क्लिक हो गया, चलिए। सो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स वो क्या बताता है? इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, तो वो बोलता है कि केवल एटम तक मत रुकिए,
इनसाइड ऑफ एटम वी हैव सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देन व्हाट यू विल सी वी आल्सो हैव सम अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स जिन्होंने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बनाया। तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स टॉक अबाउट सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। वो फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके हो सकते हैं 17। तो सबसे पहली चीज हमें पता लगी कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स ये कोई एक मॉडल नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज। वो फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से चालू होता है, अबॉव प्रिंसिपल, होन्स प्रिंसिपल, नील्स बोर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट, इन सबकी थ्योरीज को 1970s तक मिला के बना दिया, यूनिफाइड फॉर्म में ले आए। उस यूनिफिकेशन को बोला जाता है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स टॉक अबाउट 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स। कितने? 17। एंड इट टॉक अबाउट 3 फंडामेंटल फोर्सेस। इसका मतलब ये ग्रेविटी के बारे में कुछ भी बातचीत नहीं करता, क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स किस स्केल पर काम कर रहा है? एटॉमिक स्केल पर। एटॉमिक स्केल पर ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, बहुत कम है तो सही लेकिन बहुत कम है, क्योंकि वहां पर उससे 10 टू द पावर 39 टाइम्स कौन बैठा हुआ है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं, वो बात भी नहीं करता है। हाँ, फ्यूचर में जब क्वांटम फील्ड थ्योरी डोमिनेंट होगी और नई साइंस डेवलप होगी तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वांटम फ्लक्चुएशन। यानी आज नहीं, आज के 5-7 साल बाद जो यूपीएससी के बच्चे पढ़ रहे होंगे या अखबार में बातचीत आ रही होगी, तब आ रहा होगा एक नया वर्ड आप लोगों के सामने। आप लोग भी पढ़ते रहोगे अखबार तो फ्यूचर में भी, कि छोड़ थोड़ी दोगे कि यूपीएससी की तैयारी बंद, अखबार छोड़ दिया। ये तो जीवन का पार्ट है कि चल क्या रहा है दुनिया में पता तो रहे है। अरे अधिकारी बन गए तो उसके बाद भी अखबार तो पढ़ा करोगे या छोड़ दोगे? कई लोग होते हैं ना जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये तो हैबिट का पार्ट बन चुका है ना अपने। न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका आपका हो सकता है सॉफ्ट कॉपी बेस्ड हो सकता है या कोई और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो आपको उस समय पर पता चलेगा। हो सकता है ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड गॉगल्स आ जाए कि आराम से बैठे हुए न्यूज़पेपर सामने खुला हुआ है, यहीं से ऐसे हाथ घुमाया, मिक्स रियलिटी का न्यूज़पेपर का पेज पलट गया, ये न्यूज अच्छी लग रही, जूम कर दिया, सामने आ गया। उसमें से अच्छा लगा, ये वाला पार्ट अच्छा है तो अंडरलाइन किया। लिटरली यही हो रहा है जो मतलब मैं बता रहा हूं, ये हो रहा है इस मोमेंट पे। ये वाला पोर्शन अच्छा लगा है, स्क्रीनशॉट ले लिया, सेव हो गया डायरेक्टरी में जाके। सेव कहां पर हो गया? इसकी हार्ड ड्राइव के अंदर। वो कनेक्ट कर सकते हो वाया ब्लूटूथ और वाईफाई विद योर लैपटॉप, और वहां पर आपकी फाइल आ गई। ये फ्यूचर है जो इन्होंने बोला। आगे जो रीडिंग का फ्यूचर है दैट विल डिटरमाइन बाय द मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी पूरा बिहेवियर ही बदल देगी। स्मार्ट ग्लासेज आ जाएंगे, हेडसेट आ जाएंगे, लेकिन वो कब आएंगे इंडिया में? जब उनकी कॉस्ट आ जाएगी लेस देन 10,000। जब तक 5 और 6 लाख है तब तक यही सब चलने वाला है। जब और ये लेके कौन आएगा? जियो। पूरा भरोसा है मेरे को जियो पे कि वो 2 से 3 हजार में मिक्स रियलिटी वाले ग्लासेस दिलवाएगा, चाहे उसको कर्जा लेना पड़े। जिस दिन आएगा फिर मौज देखिए जीवन की, आराम से रियलिटी का भी पार्ट बने हो और सारी चीजें आंखों के सामने आ रही है। ठीक है, ऑपरेशंस में तो यूज करना चालू कर दिया लास्ट ईयर से। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, दे आर यूजिंग एप्पल विजन प्रो। ठीक है, मिक्स्ड रियलिटी, जिसमें जो कुछ भी है स्टोमक के अंदर वो डॉक्टर को सामने दिखाई दे रहा है। अब उसको बार बार स्क्रीन की तरफ नहीं देखना पड़ रहा है, उसे जूम करना है, यहीं से जूम हो जाएगा। ब्लड वेसल साफ दिख रही हैं, तो आंखों के सामने है, ना तो नीचे देखना पड़ रहा है, ना इधर ना उधर, सामने दिखाई दे रहा है कि मेरे हाथ किधर जा रहे हैं, स्ट्रेचेस किस तरीके से लग रहे हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड रियलिटी का यूज होने लग गया वहां पर। कल परसों वाली क्लास में हम वहीं पे आ जाएंगे, मिक्स्ड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इस तरफ। सो फंडामेंटल जो फिजिक्स है दैट नॉट टॉक अबाउट द ग्रेविटी, क्योंकि बहुत कम है। वो केवल किन पर बात करती है? इनके बारे में बात करती है, क्योंकि एटम में इन्हीं का रोल है। न्यूक्लियस को बांधे रखने में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स का घूमना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, और डिके होना, न्यूक्लियस का चेंज होना, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सो इट टॉक अबाउट द 17 पार्टिकल्स। इसके अलावा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स ऑल्सो टॉक अबाउट 17 एंटी फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये चीज समझिए, अगर मैटर है तो एंटी मैटर भी है, अगर हाइड्रोजन है तो एंटी हाइड्रोजन भी है, हीलियम है तो एंटी हीलियम भी है। ज्यादा हैवी एलिमेंट्स में हम ये लैब में बना के देख लिए, एंटी हाइड्रोजन अभी बना है, एंटी हीलियम 11-12 में बन गया था लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर के अंदर। यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, एंटी हीलियम बना था 12 में, तभी आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ये एंटी हीलियम जो बनाए, वो ये थोड़ी पूछेगा कि बनाते कैसे, ये तो कोर साइंस हो गई। इससे क्या मिल जाएगा आपको, क्या समझ में आ जाएगा?
अरे भाई अगर आपको एंटी मैटर के बारे में समझ में आ जाएगा तो यू विल नो मोर अबाउट दी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? इस यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा है ना, तो वो सारे पॉइंट जो यूनिवर्स को सपोर्ट कर रहे थे वो ठीक हो जाएंगे, और जिनका कोई लेना देना नहीं था उससे वो गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन अगर है तो देख ही लेते हैं जरा। क्वेश्चन ऐसे पूछा, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट एट ब्रुकहेवन नेशनल लैबोरेटरी इंक्लूडेड दोज फ्रॉम द इंडिया क्रिएटेड द हेवीएस्ट एंटी मैटर। एंटी हीलियम बना लिया उन्होंने, यानी हीलियम और जब एंटी हीलियम मिलेंगे तो दे आर गोइंग टू एनहिलेट ईच अदर, एनर्जी बन जाएगी। हाइड्रोजन और एंटी हाइड्रोजन जब मिलेगा गायब कर देंगे एक दूसरे को, मैटर गायब हो जाएगा, एनर्जी रह जाएगी केवल। प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन मिलेगा, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द पॉजिट्रॉन, एनहिलेट। यानी 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स अगर अपने काउंटर पार्ट से मिल गए एनहिलेट कर देंगे एक दूसरे को। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ऑर्डिनरी मैटर का काउंटर पार्ट भी हो सकता है एंटी ऑर्डिनरी मैटर। जैसे हाइड्रोजन हीलियम से सन बना हुआ है, ऐसा भी दूसरा कोई स्टार हो सकता है जो एंटी हाइड्रोजन एंटी हीलियम से हो। दूसरे तरफ वो कहीं दूसरी दुनिया में हो सकता है, दूसरे यूनिवर्स में हो सकता है, ठीक है। और पहले कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता वो जो ब्लैक होल के पास जाके क्या हो जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता है। हाँ, अगर ये दोनों कांटेक्ट में आ गए तो ये एनर्जी बन जाएगा, प्योर एनर्जी। तो एग्जामिनर यूपीएससी वाला कितना बेहतरीन है, आज से 12-13 साल पहले क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ये एग्जाम की ये खासियत है, ये इसकी सुंदरता है कि ये रटा नहीं रहा है आपको बैठ के, कम से कम आपके दिमाग को चलाए रख रहा है। वरना बाकी के एग्जाम क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। वो स्टेट पीएससी देखिए, वो यही पूछ ले रहा है कि जो मन में आ रहा है उसके, कि किलोबाइट कितना होता है, मेगाबाइट कितना होता है, उसी में लगा पड़ा है वो अभी तक, ठीक है। उनको मतलब टफने, और वो अभी नंबर भी देखिए, कल रिजल्ट आ गया ना, कल या परसों, इतनी कम कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कुछ लोग। 70 नंबर तो बहुत कम होते हैं, कुछ भी नहीं होता 70 मार्क्स। अगर कोई ढंग से बस पेपर को अटेम्प्ट कर ले ना, नेगेटिव ना करे, ढंग से कर ले तो पेपर निकल जाएगा है? हाँ, बहुत कम गई है, कुछ भी नहीं होती ये कट ऑफ। अरे जनरल बॉयज की 71 है, कुछ नहीं होता ये मार्क्स। पेपर दिया था आपने तो 60 क्यों है, कम आए ये तो, ज्यादा आने चाहिए थे। इग्नोर करते ही है सब, जो भी डेट्स है इग्नोर करिए, बस ये गलती है ना। अगर इस माइंडसेट के साथ जाओ आप, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूं, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। जब मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मेरे को 45 या 46 क्वेश्चन ही आते थे, बस उतने ही करे। उस समय पे सीसेट के मार्क्स भी चलते थे, तो पता था सीसेट में 200 में से 170 180 ले आएंगे, तो वो हो गया ऐसे। 2014 में चलता था सीसेट, ठीक है, उसके बाद चला गया था सीसेट। तो जबरदस्ती ये भी तो हो सकता था कि अदबद के कर लगे पड़े, कि देखा जाए तो 45 क्वेश्चन के बाद अगर बाकी के नहीं आ रहे हैं तो रिस्क है। अरे मत करो ना। ये 71 मार्क्स का मतलब क्या हुआ, कितने क्वेश्चन करने के होंगे सही अटेम्प्ट? 35 36 के आसपास। 1.33 तो कितना हो गया, ये 50 के आसपास हो गए ना। 150 में से 50, 150 में से 50, अरे भाई 20 मैथ के क्वेश्चन थे, उनमें से हो जाएंगे 15, ठीक है। साइंस के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ थे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे थे। ऐसे ज्योग्राफी में भी रहे होंगे। अगर आप इसके बाद कर रहे हो तो ये गड़बड़ी फिर आप कर रहे हो कि आप ना आते हुए क्वेश्चनों को छेड़ रहे हो। नहीं 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 नहीं, वो क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा ही आप समझिए, आरएएस का पेपर जब हो रहा है, और माइंडसेट देखिए स्टूडेंट का कैसा है, वो रट के जाता है। और वो जाता है रट के कैसे, कि क्वेश्चन आएगा एबीसीडी पे टिक मारना है। इस बार के पेपर में जब वैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ होगा तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए थे ज्यादा। यूपीएससी जैसा नहीं है, बस एक पैटर्न यूपीएससी जैसा, ऐसे बोल सकते हो आप। जैसे ही 1 2 3 4 आ जाते हैं, जो कोर आरएएस का बच्चा होता है वो घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता अब ये क्या चीज हो रही है उसके साथ। वो ढूंढता है फैक्ट वाला मिल जाए जो रट के बैठा है।
आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो, आप आरएएस के बच्चों को फैक्ट्स पे नहीं मार्क बीट कर पाओगे, कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो उसको रट के बैठा है। आपकी ताकत थी कि अच्छा स्टेटमेंट वाला आ गया, आपको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना था आपको तो। पर और जैसे ही ऐसा होगा तो ये माइंडसेट वही वही जब समझ में आ जाना चाहिए, पेपर का पैटर्न यूपीएससी वाला, कोर आरएएस का बच्चे को समझ में नहीं आएगा, ये कट ऑफ गिरने वाली है। ऐसा ही 15 में हुआ था। 15 में पहली बार आरएएस ने पैटर्न चेंज करा था, पैटर्न चेंज करते ही कट ऑफ फटाक से गिर के कितनी आ गई, ओनली 67 फॉर जनरल बॉयज। फिर वापस से 16, 18 और 21 के अंदर क्या करा, पुराने वाले मोड पे गए, कट ऑफ बढ़ने लग गई, 80, 90, 100 तक पहुंच गई। 23 वाला पेपर बहुत बेकार था, बहुत फैक्चुअल था, इसलिए 100 टच कर गई। इस बार वापस से उन्होंने 15 को फॉलो करा, कट ऑफ वापस नीचे करके आ गई। तो ये ड्यूरिंग द पेपर डिसीजन लेना सीखिए कि पेपर के टाइम पर आपको ये, अब ये डिसीजन वही ले सकता है जिसने एक बार जान लगा के मेहनत करी होगी, पूरी मेहनत करी होगी, खूब सारे टेस्ट करे होंगे, तो उसको करते करते ये आइडिया लग गया होगा। फिर आपको देखिए, जिसने ज्यादा मेहनत करी तो वो खुद पे भरोसा दिखाएगा ना, कि मैं, वो ऐसे बोलेगा पेपर के टाइम पे कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने खूब पढ़ा है, मैं इंडिया के टॉप लोगों में हूं, ऐसे मान के चलेगा अपने आप को। अगर मुझे ये टफ लग रहा है तो ये सबके लिए टफ है, इसका मतलब कट ऑफ कम जाने वाली है। इसका मतलब अभी तक ये भरोसा अपने आप पे जताया ही नहीं है, या तो आपने पढ़ाई नहीं करी अभी तक उस स्केल पे, या भरोसा नहीं जताया अपने आप पे कि आप ये मान सके अपने आप को, ये बोले कि मैं टॉप हूं। अब तब उस केस में आप क्या सोच रहे हो, खुद को अगर टॉप नहीं सोच रहे तो आप सोच रहे हो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आपने सच में पीवाईक्यू रट रखे हैं, पीवाईक्यू को 4-5 बार कर रखा है, पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रखा है, खूब सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर रखे हैं और 3 बार रिवीजन कर रखा है, और ये 15 महीने में हो जाता है। ये सारी प्रोसेस जो मैंने बोले, ये 15 महीने में आराम से हो जाती है, 3 बार रिवीजन और सारी चीजें। तो फिर आप 16वें महीने ये बोलोगे ना कि मैं तो टॉप 1000, 2000, 5000 की कैटेगरी में आता हूं। अब अगर मुझे दिक्कत इसमें लग रही है तो ये पेपर हार्ड है, तो इसका मतलब कम अटेम्प्ट करने, और मुझे सिंपल लग रहा है तो वहीं क्लिक कर लीजिए, कि इसका मतलब जो तैयारी ज्यादा करके बैठे हैं उनको भी सिंपल लग रहा होगा, इसका मतलब अब कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो इस तरीके के थोड़े डिसीजंस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो फिर वहां पर, और वैसे भी चाहे आपको आए चाहे नहीं आए, एक कॉन्सेप्ट तो भाई अपना लीजिए, चाहे कट ऑफ 100 जाए, 500 जाए, 1000 जाए, भूल जाइए, जो आपको नहीं आता उसमें मत डालिए। कल भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, और नेगेटिव होता है 1/3, यानी 33 आपके नेगेटिव जाने की है। इसका मतलब ऊपर वाले की अगर कृपा आप पे होगी तो आपको वैसे भी कोई आईएएस बनने से नहीं रोक सकता है। नॉर्मली ऐसा मान के चलते हैं कि सब एवरेज हैं, हम पर कृपा भी नॉर्मल है, तो ये प्रोबेबिलिटी के गेम में आप नेगेटिव जाओगे ही जाओगे। आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, उनमें से एक सही कर लिया, लेकिन आप क्या करोगे, 3 गलत करोगे, आप कोर नेगेटिव में रहोगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ठीक करने वाली क्या बोल रही है, अगर आपने 12 क्वेश्चनों में तुक्का मारा जिनमें 4 ऑप्शन थे, 12 क्वेश्चन है जिनमें तुक्का मारा जिनमें 4 ऑप्शन थे, तो प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि उन 12 में से आप केवल 3 को ठीक कर पाओगे, बाकी को आप गलत करोगे। 4-4 का पैकेट बन गया ना, 4+4+4, एक ठीक करोगे हर पैकेट में, 3 को गलत करोगे। अब 3 गलत का नेगेटिव मार्क्स निकाल लो, एक सही का नेगेटिव मार्क्स निकालो, एक्चुअल में आप नेगेटिव में जाओगे। आरएएस और आईएएस दोनों में सेम लेवल का नेगेटिव है। हाँ, अगर एसएससी का पेपर दे रहे हो जहां पर 25% नेगेटिव है, तो वहां पर अगर आपने 12 क्वेश्चन करे रैंडमली तुक्केबाजी में, एक ठीक किया 3 गलत करे, तो वहां पे आपका मार्क्स 0 रहेगा, आप नेगेटिव में नहीं जाओगे। ऐसे पेपर जिनमें 25% नेगेटिव मार्क्स होते हैं, उनमें नेगेटिव में जाने के चांसेस कम होते हैं, वहां पे तुक्केबाजी चल भी सकती है। हो सकता है आप 0 के आसपास रहें, फायदा मिल जाए, या -1 और 2 जाए, लेकिन 0 के आसपास रहोगे। लेकिन जिस पेपर में 1/3 नेगेटिव, वहां तुक्का देना ही नहीं है, तुक्का देने का मतलब अपने मार्क्स कम करा रहे हो, सीधा सा प्रोबेबिलिटी है डायरेक्ट। जब तक कि 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट ना कर दो, 2, तब तक तुक्केबाजी नहीं। 2 करने के बाद अब 50% तो सही होने की प्रोबेबिलिटी है, 33%। अभी नेगेटिव के बाद कितना जाओगे, अगेन आप 33 पे ही जाओगे। अब आप थोड़ा सा पॉजिटिव जा सकते हैं, बात समझ पा रहे हो। चलिए, तो क्वेश्चन ये पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछा कि एंटी हीलियम बना लिया है, तो आप बताइए एंटी हीलियम का यूज क्या हो सकता है।
इट विल मेक मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन, क्या लेना देना इसका उससे? ऑयल प्रोस्पेक्टिंग करनी है, क्या करनी है, ठीक है। तो ये उन लोगों को थोड़ा चैलेंज कर देता है जो डी मार देते हैं आंख बंद करके, आपने देखा था, अब डी लग जाएगा, ये उन लोगों के लिए घातक है। कोई लेना देना नहीं है भाई, इसका ऑयल निकाल ले और उससे इसका क्या लेना देना? आप पार्टिकल के स्केल पे आ गए और ऑयल बल्क मटेरियल है, अरे फिजिक्स ही बदल गई भाई। यहां फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स और यहां क्लासिकल फिजिक्स है, दोनों फिजिक्स ही अलग है। इट विल हेल्प अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स, बिल्कुल ठीक हो गया। तीसरा इसमें इट विल हेल्प प्रूव द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार गैलेक्सी मेड ऑफ एंटीमैटर, इस तरीके की चीजों पे टिक करना होगा। ऐसे ही 12 के 13 के अंदर आपसे हिग्स बोसॉन का पूछा था कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल मिल गया, इससे क्या होगा? एक ही ऑप्शन ठीक था और वो क्या था? इससे आप यूनिवर्स की समझ सकते हो। बाकी ऑप्शन डाल दिए थे कि नया फ्यूजन बना लोगे मटेरियल, या फिर आप ट्रेवल करने लग जाओगे। अरे भाई पार्टिकल मिल गया तो इंटर गैलेक्सी ट्रेवल कैसे हो जाएगा? ठीक है, इस पे भी डी मार के आए थे। तो ये तुक्केबाजी करने का कोई मतलब नहीं है, ये प्योर तुक्केबाजी है, इससे बाहर निकलिए। हाँ, गलती से यूपीएससी ने 2-3 साल ऐसा कर दिया था कि अगर 15 क्वेश्चन साइंस टेक के दिए हैं और उनमें से टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन अगर 10 हैं तो 10 में से 7 में डी लग जा रहा था, ऐसा किया था। तो लोगों ने फॉर्मूला ही बना लिया कि पढ़ना बंद कर दो साइंस टेक को, 15 क्वेश्चन आएंगे, 5 छोड़ दीजिए, 10 बचे, 10 पर तुक्का मार दीजिए डी में, पॉजिटिव में आपके मार्क्स आ जाएंगे। लिटरली लोगों ने किया है और ये किस्मत है। वो तब चलता था, लेकिन वो दौर चला गया कोविड के बाद से, और इस दौर में भी नहीं। वो एक दौर आया था जब पेपर बड़ा सिंपल आने लग गए थे, वो टाइम जा चुका है, ठीक है। तो उसके अब इसका ऐसा मत करना, अब थोड़ा सा ध्यान से, ये मेंटेलिटी के साथ प्लीज मत जाना। हाँ, जर्नल स्टेटमेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नैनो टेक्नोलॉजी हैव एप्लीकेशन। अब नीचे जर्नल है आपके, एनवायरमेंट क्लीनिंग, डिजीज डायग्नोसिस, बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल ठीक होंगे। ऐसे ऐसे में ठीक होंगे कि टेक्नोलॉजी होलिस्टिक पूछ ली और जर्नल स्टेटमेंट है तो आपके ठीक हो जाएंगे, क्या बिल्कुल ठीक है। अगर उसी में नैनोटेक लिख दिया और यहां फिर आगे लिख दिया डिस्कवरी ऑफ एंटी मैटर इन दी गैलेक्सी, तो वो फिर समझ जाना है, फिर डी नहीं मार देना है कि ये तो पूरा का पूरा डायमेंशन ही बदल गई फिजिक्स की, ठीक है। चलिए, तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो क्या बताया पार्टिकल फिजिक्स ने? पार्टिकल फिजिक्स ने बोला कि वी हैव 2 सेट ऑफ पार्टिकल। एक सेट को उसने बोला फर्मियंस, ठीक है, और दूसरे सेट को क्या बोला उसने? बोसॉन्स। मैं अभी बात करने जा रहा हूं 17 पार्टिकल्स के बारे में, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। फर्मियंस एंड बोसॉन्स को उसने किस में डिवाइड करा? फर्दर कैटेगरीज के अंदर। लेकिन दोनों के बारे में क्या बोला? फर्मियंस क्या है? जो मैटर को फॉर्म करते हैं। बोसॉन्स क्या है? जो फोर्स को लेके आते हैं अपने साथ में, फोर्स कैरियर। फोर्स को लाने वालों को बोसॉन बोला जाएगा। यहां पर सत्येंद्रनाथ बोस का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो साइंटिस्ट है एस.एन. बोस, जिनके ऊपर मेंस का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एस.एन. बोस एंड बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स मॉडल एंड व्हाट हाउ दिस रिवॉल्यूशनाइज्ड द फिजिक्स। अगर वो नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट नहीं देते, तो बोसॉन पार्टिकल के बारे में नहीं पता चलता। इसीलिए इन पार्टिकल्स का नाम भी क्या रख दिया है? बोसॉन्स। इसका मतलब दीज पार्टिकल्स एंड फर्मियंस पार्टिकल बोथ आर शोइंग द डिफरेंट बिहेवियर। फर्मियन पार्टिकल्स वो सारा बिहेवियर दिखाते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर घूमना, ठीक है। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स मॉडल्स को यूज करते हैं, बोसॉन पार्टिकल डिफरेंट मॉडल्स को यूज करते हैं। उसको मैं भी आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाला, वो बहुत कोर हो जाएगा। किसी को अलग से पूछना है तो क्लास के बाद पूछ सकते हैं, ठीक है। बट यस, वी हैव अ 2 सेट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, वन इज फर्मियन पार्टिकल, सेकंड वन इज द बोसॉन पार्टिकल। बोसॉन्स आर द फोर्स कैरियर। कौन से फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये मैटर बनाएंगे, ठीक है। फर्दर डिवीजन करते हैं। ये है वो 17 पार्टिकल्स, इधर वाले हैं बोसॉन्स और इधर वाले हैं आपके फर्मियंस। क्या चीज काम की है वो मैं बताऊंगा आपको, वो जरूर ध्यान रखना, उन पर क्वेश्चन बनते आए हैं इससे पहले। क्या है देखना भी थोड़ी देर में। सबसे मैं पहले डिस्कस करने जा रहा हूं फर्मियंस, इनको मैं दिखाने जा रहा हूं फर्मियंस। ये रहे फर्मियंस। फर्स्ट टाइप ऑफ फर्मियंस आर नोन एज द क्वार्क। क्वार्क पार्टिकल हैव 3 जनरेशंस। जनरेशंस भूल जाइए, यहां पे जनरेशंस का मतलब है धीरे धीरे क्वार्क पार्टिकल्स का मास बढ़ने लग गया। मेनली हम फोकस करने वाले हैं इन दो के ऊपर। इन क्वार्क पार्टिकल वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वार्क पार्टिकल, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप एंड डाउन मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैसे? व्हेन 2 अप कंबाइंड विद 1 डाउन, प्रोटॉन होगा। व्हेन 1 अप कंबाइंड विद 2 डाउन, न्यूट्रॉन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? आपके पास चार्ज कितना है? 2/3। सो 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3 1 आ गया, प्रोटॉन बन गया। 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 0 आ गया, न्यूट्रॉन बन गया। तो 2 अप
+1 डाउन प्रोटॉन, 1 अप +2 डाउन न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब जो काम की बात है, जिस पर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया 2010 में, वो क्या है? इन सारे पार्टिकल्स में से केवल यही वो पार्टिकल्स हैं अप और डाउन, या इन क्वार्क को ध्यान से देखिए, इनका चार्ज कैसा है? 2/3, 2/3, 2/3, -1/3, -1/3, -1/3। ये बाई नेचर इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन है? यस, यही क्वेश्चन था। फ्रैक्शनल चार्ज। इन सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स में किसके पास फ्रैक्शनल चार्ज है? क्वार्क्स के पास। दे हैव 2/3। ये एग्जामिनर 2/3, 1/3 नहीं पूछने वाला है। नेचर समझ में आई कि पार्टिकल्स के पास क्या चीजें होती है? मेनली उनका मास होता है। यस, दे ऑल हैव मास। अच्छा खासा मास है। E बराबर mc², m इक्वल टू E डिवाइडेड बाई c²। तो ये सब क्या है? E डिवाइडेड बाई c²। सबके पास मास है, याद नहीं करना है कितना है क्या है, ठीक ठाक मास है। सबके पास स्पिन है, फ्रैक्शनल स्पिन है इन सभी के पास। बहुतों के पास फ्रैक्शनल होती है, तो कोई विशेष नहीं हो गया, लेकिन जो इनके पास विशेष है वो है इनका फ्रैक्शनल चार्ज। तो क्वार्क के पास स्पेशल क्या है? फ्रैक्शनल चार्ज। चलिए, फर्मियंस के अंदर दूसरे लेप्टॉन। लेप्टॉन में आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन और उसकी जनरेशन। लेप्टॉन में आते हैं आपके न्यूट्रिनो और उनकी जनरेशन। जनरेशन को भूल जाइए, केवल फोकस कीजिए इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। यू नो दैट इलेक्ट्रॉन मास है, लेकिन क्वार्क के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है ना, बहुत हल्का, न के बराबर विद रेस्पेक्ट टू द प्रोटॉन, लेकिन है। स्पिन 1/2 है, उनकी भी 1/2 थी, इनकी भी 1/2 है, यानी फ्रैक्शनल स्पिन है सबके पास है। तो एग्जामिनर कभी ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्योंकि बहुतों के पास फ्रैक्शनल स्पिन है। चार्ज कैसा है इसके पास? नेगेटिव, और वो भी इंटीजर। तो इलेक्ट्रॉन की खासियत क्या है? इंटीजर नेगेटिव चार्ज है उसके पास, फ्रैक्शनल नहीं है। और उसके पास क्या है? आपके स्पिन है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। इसको देखिए, बड़े काम की चीज है न्यूट्रिनो। पहली बात तो कहां से रिलीज होते हैं? ड्यूरिंग द फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस वी हैव न्यूट्रिनो का प्रेजेंस। न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बीटा पॉजिटिव डिके, बीटा नेगेटिव डिके, रेडियो एक्टिविटी, फिजन, फ्यूजन, इन ऑल दोज प्रोसेस हमें न्यूट्रिनो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? न्यूट्रिनो। तो पहला पॉइंट तो आप बोल सकते हो बिग बैंग हुआ होगा तब न्यूट्रिनो आए बने होंगे। स्टार्स के अंदर जो डिके हो रहे हैं उसमें न्यूट्रिनो है, रेडियो एक्टिव डिके के अंदर न्यूट्रिनो है। ये सारी जगह जहां से न्यूट्रिनो है। इनका बिहेवियर कैसा है? अब देखिए बिहेवियर को समझते हैं, क्या ये इनमें मामला क्या गड़बड़ है। एक बार इसका मास देखिए कितना है। पुराने वालों का देखिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶, और इसका कितना रहेगा केवल? यानी 2010 से पहले इसको जीरो माना जाता था। यूपीएससी ने आपसे जब क्वेश्चन पूछा था उस समय पर रिसर्च क्या बोलती थी? मास लेस एंटिटी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज हुआ कि नो, इन पे भी है, लेकिन कैसा मास है? ऑलमोस्ट जीरो। ये ऑलमोस्ट जीरो कैटेगरी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 क्रॉस 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई 3 क्रॉस 10⁸ गुणा 3 क्रॉस 10⁸। ये मास की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर भी 10⁻⁻16, नीचे 10⁸, 10⁸ ऊपर गए 10⁻32 हो गया। यानी ये मास कुछ भी नहीं बचा, है ही नहीं कुछ भी, न के बराबर। इलेक्ट्रॉन में बहुत कम होता है, ये तो और भी उससे कम हो गया। तो वर्ड जो न्यूट्रिनो के लिए काम का है वो क्या है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास। इसके ऊपर खेल सकता है एग्जामिनर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास। दूसरा, इनके पास चार्ज नहीं है। इधर फर्मियंस में अकेले यही है, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। तो ये भी क्या हो गया इनका स्पेशल फीचर। स्पिन पे एग्जामिनर फिर नहीं खेलेगा, क्योंकि स्पिन तो सबकी क्या है? फ्रैक्शनल ही है। तो काम की बात, क्वार्क का फ्रैक्शनल चार्ज, इलेक्ट्रॉन का इंटीजर चार्ज, और इनका नेग्लिजिबल मास एंड चार्ज लेस। ये इनका बिहेवियर डोमिनेट कराता है। अब आ जाते हैं बोजोन को लेके, बोजोन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लॉज है वो एसएन बोस वाले मानते हैं, एसएन बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन वाले। इन पर आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स और वो सब नहीं लगते। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स मॉडल नहीं लगता इनके ऊपर। इनका बिहेवियर डिफरेंट है। कैसे? मास देखिए एक बार, ग्लूऑन्स का और फोटोन का है ही नहीं। इसका मतलब ये कभी रुकते ही नहीं। इसका मतलब है फोटोन अभी ये कभी आपको सुना ये रहा फोटोन, ये देखिए फोटोन नहीं। फोटोन 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ही होगा, और जब वो रुकेगा तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए फोटोन को आप क्या बोलते हो? रेस्ट मास इज जीरो। और वैसे वो कभी रेस्ट में होता नहीं है, तो आप मेजर कैसे करोगे उसका मास? वो तो एनर्जी की फॉर्म में रहता है। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? दिस थिंग।
कोई चार्ज नहीं है इसके पास, ग्लूऑन के पास कोई चार्ज नहीं, फोटोन के पास। तो दो काम की चीज आपको समझ में है, ग्लूऑन एंड फोटोन दे डू नॉट हैव एनी मास, दैट मींस रेस्ट मास इज जीरो। मास तो है उन पे, लेकिन वो रनिंग है ना, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मास, E बराबर mc स्क्वायर। तो मास तो है, बट दैट मास इन दी एनर्जी फॉर्म, वो एनर्जी की फॉर्म में ही चल रहे हैं फोटोन, एंड दैट एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, E बराबर hf, कि किसका फोटोन है, गामा का है, एक्सरे का है, यूवी का है, आईआर का है, विजुअल लाइट का है। लेकिन जब वो रुकेगा तो जीरो है, एग्जिस्ट नहीं करता, वो डिसिपेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इनके पास स्पिन थोड़ी अलग है इनकी। कैसी है स्पिन इनकी? सबकी अगर देखा जाए स्पिन को, तो दैट इज नॉट फ्रैक्शनल स्पिन। ऑल बोजोन पार्टिकल अदर देन हिग्स, ये सारे के सारे बोजोन पार्टिकल की स्पिन को देखिए, यह है आपकी 1, दैट इज नॉट फ्रैक्शनल। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसके अलावा ग्लूऑन और फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं, कोई आपका रेस्ट मास नहीं उसका। बाकी इन दोनों के पास आपका रेस्ट मास, इनके पास अच्छा खासा मास होता है, और इधर डब्ल्यू बोजोन के पास चार्ज भी होता है, ठीक है। पर काम इन पे नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया। जो मेन काम की चीज है वो ये दोनों है, खास करके फोटोन, रेस्ट मास जीरो, कोई चार्ज नहीं, बट यस हैव स्पिन 1। अब इसे देखिए, इनके पास जो कुछ भी है वो केवल क्या है? मास। क्योंकि ये खुद क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद हिग्स फील्ड एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मास टू दी अदर्स। तो ये मास प्रोवाइड कराने का काम करते हैं बाकी सबको। दैट्स वाई अच्छा खासा हैवी होता है, कोई स्पिन नहीं है, कोई आपका मोमेंट कुछ भी नहीं, और रुकता ही नहीं है, डिके हो जाता है विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, डिके होके इन्हीं सब में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब कौन सा वाला पार्टिकल किस फोर्स को कैरी करता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि विच पार्टिकल इज कैरिंग अ विच फोर्स। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लूऑन पार्टिकल्स किस फोर्स को साथ में लेके चलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यस, यू हैव टू रिमेंबर इट, ग्लूऑन कैरीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोटोन किसको लेके चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसीलिए फोटोन जब एटम में जाता है तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन को जंप करा देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है उसके ऊपर इंपैक्ट भी डाल देता है, क्योंकि खुद अपने साथ क्या लेके चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। भीतर ऑलरेडी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और जैसे ही फोटोन एटम में एंटर करता है तो अट्रैक्टिव को रिपल्सिव कर सकता है, रिपल्सिव को अट्रैक्टिव कर सकता है। एज अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड टू जंप। समझ में आई बात? अब क्यों इलेक्ट्रॉन जंप करने लग जाते हैं लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट? क्योंकि फोटोन का होना भीतर क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लेके आएगा, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अब इन दोनों भाइयों पे आ जाइए, डब्ल्यू एंड जेड बोजोन, दोनों के दोनों ही वीक न्यूक्लियर फोर्स को साथ में लेके चलते हैं। तो ये काम की चीज है, ठीक है, जो कि इस टेबल में सारी चीजें एक साथ दे रखी हैं। ग्रेविटी सारे पार्टिकल पर काम करता है, फोर्स कैरियर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, फ्यूचर में पता लग जाएगा। बोला जा रहा है कि एक नया पार्टिकल फ्यूचर में आएगा, अभी तक हाइपोथेसिस है, आ सकता है। दैट पार्टिकल विल बी नोन एज द ग्रेविटॉन। थोड़ी देर में बस, दैट पार्टिकल विल बी नोन एज द ग्रेविटॉन। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, फंडामेंटल पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट नहीं बना है, हाइपोथेसिस है ओनली, डिटेक्ट नहीं हुआ है। ये जिस दिन डिटेक्ट हो जाएगा उस दिन आपको सच में पता लग जाएगा कि क्वांटम स्केल पर ग्रेविटी लेके कौन चलता है, और यह भी पता लग जाएगा कि स्पेस टाइम में बेंडिंग लाने में इन सबका हाथ भी है, ठीक है। लेकिन ये हाइपोथेसिस है, इंफिनिटी तक जाता है, मच वीकर। इस पे आ जाइए, क्वार्क्स और लेप्टॉन पे लगता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेके कौन चलते हैं? डब्ल्यू बोजोन और जेड बोजोन लेके चलते हैं, शॉर्ट रेंज में काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकली चार्ज पे लगता है, फोटोन लेके चलता है, रेंज इनफाइनाइट। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज को क्वार्क और ग्लूऑन्स के साथ में रहता है, ग्लूऑन्स लेके चलते हैं, और रेंज क्या होती है? शॉर्ट। इसकी इमेज को क्लिक कर लीजिए। हाँ, दोनों है ना, जरे डब्ल्यू एंड जेड कैरियर हो गया ना, तो कैरियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपकी जो पार्टिकल फिजिक्स है वो आपकी हो जाती है खत्म। बस इतना सही आपको पार्टिकल फिजिक्स के बारे में आना चाहिए। न्यूज में यही चलते हैं। कौन कौन से पार्टिकल हैं जो बहुत न्यूज में है? हिग्स बोजोन इसलिए है क्योंकि पीटर हिग्स की डेथ हुई, इसलिए न्यूज में आ गए। डब्ल्यू बोजोन जेड बोजोन इसलिए न्यूज में क्योंकि रिसेंट जो पता चला है, हिग्स डिगे इनटू डब्ल्यू एंड जेड। फोटोन तो है ही, फोटोन तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज न्यूट्रिनो। पहले भी 2 बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो न्यूट्रिनो पे पूछा गया, एक बार इन सभी पार्टिकल्स पे पूछा गया। तो इन लास्ट 15 ईयर वी हैव 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्टिकल, जिन पे सीधा सीधा पार्टिकल के ऊपर आया क्वेश्चन, ठीक है। ये वो ट्यूब्स हैं, लार्ज हेडन कोलाइडर,
जिसके अंदर पार्टिकल को एक्सेलरेट करा के दौड़ाया जाता है, और लास्ट में क्या किया जाता है, 27 किलोमीटर का जो टनल है उसके अंदर कोलाइड कराया जाता है कुछ इस तरीके से। ये रहा आपका बॉर्डर पर टनल है, इसके अंदर पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं, वो कोलाइड करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दीज कैमरा, सीएमएस कैमरा, टोटेम कैमरा, ये सब एलिस एटलस कैमरा, ये सब करते हैं डिटेक्ट पार्टिकल्स को। ये पार्टिकल डिटेक्टर कैमरा है। डार्क एनर्जी डार्क मैटर अभी तक प्रूवन नहीं हुआ है, सपोर्ट करता है उसको, प्रूव करा है इसने बोसॉन को और उसके डिके को, ठीक है। ऐसे ही कई सारे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हैं। तो बस मैं चाहता हूं आपको नाम पता हो इन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज का, जो इस समय पर न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। कौन कौन सी ऑल ओवर द ग्लोब? दीज 6 न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यू शुड नो। सबसे पहला आइस क्यूब, कहां पर रखी हुई है? अंटार्कटिका की जो आइस है उसमें डीपली बरीड कर दी है। आइस क्यूब, साउथ पोल अंटार्कटिका, कौन सी कंट्री? यूएस। इसके ऊपर यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है 16 के अंदर। हर पार्टिकल, हर जो ऑब्जर्वेटरी है उसको छुपा के रखा गया होगा, क्योंकि न्यूट्रिनो को वैसे ही डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो करना भी होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं दूर जाना पड़ेगा। जैसे कि आप चले जाइए अंटार्कटिक आइस के अंदर 1.5 किलोमीटर, और ऊपर से वापस से उसको क्या कर दीजिए? बरीड कर दीजिए। सारे नॉइज से कट हो गए आप दुनिया भर के। अब रिसर्च कीजिए न्यूट्रॉन पर। यूएसए करता है दुनिया की सबसे बड़ी है ये आइस। क्वेश्चन पूछा था, यही स्टेटमेंट थे। पहला, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, करेक्ट। इट इज बरीड इन द डीप आइस ऑफ अंटार्कटिका, करेक्ट। एंड थर्ड था, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रिनो एंड दिस कुड हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ डार्क मैटर। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फ्रांस ने कहा हम भी कुछ करते हैं। फ्रांस ने जो बनाया उसका नाम है एंटारेस। कहां पे जाके रख दिया? इन मेडिटेरेनियन सी के डेप्थ में जाके, बिल्कुल उसके बॉटम पे ही रख दिया ऑब्जर्वेटरी को। वहां साइंटिस्ट जाते हैं, रिसर्च कर रहे हैं। रशिया ने बोला आई हैव द डीपेस्ट लेक। आपको पता है ना कि जो लेक बैकाल है, वन ऑफ द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, उसकी डेप्थ पे जाके रख दिया ऑब्जर्वेटरी को। जीबीडी बोला जाता है उसे, बैकाल जीबीडी ऑब्जर्वेटरी। चाइना वाली अभी न्यूज में, लास्ट ईयर चाइना लेके आया जूनो ऑब्जर्वेटरी। जूनो शॉर्ट में याद कर लेना, ये नाम तो कोई मतलब नहीं है। अंडरग्राउंड चले गए 2.5 किलोमीटर, और अंडरग्राउंड में जाके ऑब्जर्वेटरी को बरीड कर दिया, जूनो ऑब्जर्वेटरी। एंड दैट इज द ट्राइडेंट। इसको उन्होंने सी के अंदर रखा हुआ है, ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। तो ट्राइडेंट एंड जूनो आर एसोसिएट विद चाइना। एग्जामिनर यहां पर या तो डायरेक्ट इनके बारे में पूछ लेगा, तो हर एक का आपको पता है, या तो कोई सी के बॉटम पर है, या कोई लेक पर है, या फिर कोई कहां पर है, अंडरग्राउंड है, या कोई आइस में बरीड है। और या फिर एग्जामिनर ये कर सकता है, इन वन साइड यू हैव न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इन वन साइड यू हैव कंट्रीज, यू हैव टू मैच दी ऑब्जर्वेटरी। इंडिया वाला अभी तक लॉन्च ही नहीं हो पाया। होने वाला था, प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, 2003 में सोचा गया था, 10 में अप्रूवल मिल गया था। यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन भी पूछ लिया 10 में, जब अप्रूवल मिला। लास्ट टू लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? स्टॉल कर दिया, बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन अराउंड द महेंद्रगिरी जो रीजन है, जहां पर आपकी थैनी माउंटेन है, दैट इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, और वहां पर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बात ठीक है, यू हैव टू इंस्टॉल दिस प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट रुक जाता है, ठीक है। टू रिमूव द अदर डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। अब अगर देखा जाए इंडिया की ऑब्जर्वेटरीज कौन सी हैं जो, तो वहीं पर देखना है उसको, जब ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन पास तो हो रहा है ना, उसको पास होते हुए देखना। अब यहां कैसे पास होते हुए देखोगे? यहां तो ईएम रेडिएशन, गामा नहीं, यूवी, एक्स और ना जाने क्या क्या चीजें हैं, और गामा भी होगी ना, क्योंकि आप सोचिए इतने सारे न्यूक्लियर ब्लास्ट किए हैं हमने, मोर देन 3000 न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गए, तो गामा भी किसी ना किसी फॉर्म में सर्वाइव करेगा। ना जाने कितने सारे रिएक्टर्स चल रहे हैं, वहां से भी रेडिएशन लीक हो रही है। इतने सारे डिस्टर्बेंसेज हैं यहाँ पर। ग्राउंड पर कैसे डिटेक्ट करोगे? आप डिटेक्ट करने जाओगे न्यूट्रिनो को, मिल जाएगा फोटोन, और फोटोन सबसे ज्यादा अबंडेंस है। आपको बचना किससे है? फोटोन से, क्योंकि ये सेकंड अबंडेंस है। लेकिन प्रॉब्लम है जो पहला वाला है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप यहां पर सरफेस पर करने गए तो ढूंढने तो निकले थे न्यूट्रिनो को, बार बार आएगा कौन? फोटोन। फोटोन से तो बचना है, इसलिए तो जा रहे हैं कहां पर? डीप डार्क के अंदर। आप फोटोन नहीं चाहते किसी भी तरीके का, ना सरफेस पर, इसलिए आपको कहां जाना है? डीप जाना होगा, ठीक है। सो इंडिया की ऑब्जर्वेटरी जो यूनिवर्स वगैरह को लेके है, वी हैव एस्ट्रोसैट, आदित्य एंड एक्सपोसैट। इंडिया की ये बाकी की ऑब्जर्वेटरी हैं, जिनको आप, जिनमें से खास करके इन 3 के बारे में जरूर पढ़िएगा, न्यूज में चल रही है, ठीक है। क्लिक कर लीजिए फोटो।
मैं एक आइडिया दे देता हूं बस इनके बारे में। हाँ, थोड़ी देर में 15 मिनट बाद हो जाएगी, वो क्या दिक्कत है। तो बस हो गया, खत्म हो गया, बस ये फोटो आपने ले लिया। इसमें से मेनली जो न्यूज में वो आपकी जीएमआरटी पुणे ग्रोथ टेलीस्कोप, इट इज इंडिया फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप, हल्ले लद्दाख के अंदर रखा गया है। एंड हियर दिस इज द न्यूएस्ट टेलीस्कोप ऑफ इंडिया, जो कि कहां पर रखी गई, हल्ले लद्दाख। नाम है इसका मेस, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। कोई बता सकता है चेरेनकोव का मतलब क्या है? चेरेनकोव, चेरेनकोव इज अ ब्लू कलर लाइट। चेरेनकोव इज अ ब्लू कलर लाइट। ये कब आती है? when certain particles which are moving faster than light in a medium, when certain particles which are moving faster than light in a medium, at that time they will produce blue color faint light. That light is known as the Cherenkov. उदाहरण समझने के लिए, वाटर है, वाटर में आपकी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 नहीं रहेगी, वो हो जाती है 2 क्रॉस 10 टू द पावर 8। लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है जो आपके चल रहे हो 2.5 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड से, तो आप उस मोमेंट पर क्या बोलोगे? दीज चार्ज पार्टिकल हैव आर मूविंग फास्टर देन लाइट इन दिस मीडियम। उस मोमेंट पर दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ लाइट एंड दैट फेंट ब्लू कलर लाइट इज नोन एज द चेरेनकोव रेडिएशन। न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में दिखती है आपकी, वो सी वाले एरिया में दिखती है। वो आप फाइटोप्लैंक्टन की कह रहे हो, कुछ भी बोले लग जा रहे हो, सोचो तो सही। फाइटोप्लैंक्टन हैं वो, डायाटोम, डिनोफ्लैगलेट, कोकोलिथोफोर्स, ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इकोलॉजी में क्वेश्चन पूछे हुए इससे, 2021 में क्वेश्चन था डायाटोम के ऊपर, क्योंकि अरेबियन सी के कोर्स पर देखने को मिला था, एज अ रिजल्टेंट क्वेश्चन बना दिया एग्जाम में। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़िएगा, इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्या करने वाली है आपको पता है, इनका जो मेजर काम होगा वो होगा सुपरनोवा, हाइपरनोवा, यूनिवर्स को समझना, गैलेक्सीज को समझना। ये जब कुछ जो हमने पढ़ा है अभी तक, उन्हीं के ऊपर ये सारे काम करने वाले हैं। ठीक है, क्या स्टॉल्ड है, लिखा हुआ, मतलब प्रोजेक्ट काम चलना चालू हुआ था लेकिन रुक गया उसके बाद, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है।